स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु, मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी भी कुछ ही समय में जुड़ेंगे और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरें कहां पर निकल कर आई है। इसके अलावा एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान भी हमारे साथ इस शो पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए उस पर नजर डालते हैं। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल 2 दिनों की तेजी के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी। इनफैक्ट ब्याज दरों पर भी सबकी नजर रहेगी। यूएस फेडरल रिजर्व का फैसला आज देर रात आता हुआ नजर आएगा। और जैसे मैंने बताया, अमेरिकी बाजारों में कल मुनाफा वसूली दिखी। टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट, जिसके चलते नैस्डैक 300 अंक टूटकर बंद हुआ। FIIs की कैश मार्केट में 1 महीने यानी 4 फरवरी के बाद पहली बार खरीदारी दिखी। करीब 700 करोड़ रुपए की खरीदारी रही। वही सोना फिर एक बार शिखर पर। सोना अब $3000 पर आउंस के पार कारोबार करता हुआ। इसके अलावा स्टील सेक्टर और स्टील शेयर्स आज फोकस में रहेंगे। DGTR ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। याद रखें, पिछले कुछ समय से ये उम्मीद लगाई जा रही थी, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि 12 से 15% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाए और अब फाइनली DGTR ने ये रिकमेंडेशन दिया है, तो पॉजिटिव खबर स्टील सेक्टर के लिए। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। अब इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाने का सही समय, ये इंपॉर्टेंट कमेंट्री अशोक हिंदुजा जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के प्रमोटर हैं, यानी इंडसइंड बैंक के प्रमोटर, वहां से कमेंट्री निकल कर आई। पॉजिटिव खबर, इंडसइंड बैंक पर भी इस खबर के दम पर आज एक्शन दिखेगा। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। बाजार पर तो विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन अभिषेक, आज सुबह की सबसे बड़ी और अच्छी खबर जहां पर सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो फिर एक बार भारत पर आ चुके हैं। ये मिशन तो केवल 9 दिन का था, लेकिन 9 महीने रहना पड़ा उन्हें उधर तकनीकी दिक्कतों के चलते। लेकिन फाइनली खुशखबरी निकल कर आई। पिछले कुछ दिनों से वेट ही कर रहे थे सभी, लेकिन अब फाइनली उनकी सफल लैंडिंग फ्लोरिडा में हो चुकी है। आशीषा, आपको बधाई और सभी को बधाई। देखिए, इनके मुस्कुराते चेहरे ने पूरी दुनिया को सुकून दे रहे हैं। और ये 9 महीने नहीं, करीब करीब 9.5 महीने। जब आप स्पेस में होते हैं ना, तो 1 घंटे क्या 1-1 मिनट आपके ऊपर भारी पड़ते हैं। और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब कोई उम्मीद होती नहीं है। वो किस तरह से कटे होंगे, वो मन में क्या चल रहा होगा आशीषा, हम उसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सुकून वाले ये पल हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं। अच्छा, बीच में ना एक बार धड़कनें लोगों की बढ़ गई थी जब डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी। यानी कि यान को क्या होता है कि धरती की वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो उसके इंजन को उल्टी दिशा में चलाया जाता है। तो उस दौरान जो टेम्परेचर था वो बढ़ के हो गया था 1650 डिग्री के आसपास। और करीब करीब 7 मिनट तक नासा से संपर्क टूटा रहा। उसके बाद संपर्क फिर से जुड़ा। ये 7 मिनट भी मतलब क्या कहें, हमने कल्पना चावला की अंतरिक्ष वापसी देखी, दुखद वो घटना देखा, दुर्घटना देखा। कल उनकी जयंती भी थी कल्पना चावला की। खैर, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये अदम्य साहस की, ये कह सकते हैं कि कहानी है। 286 दिन के लिए वहाँ पर रहना, रह के आना, और आना कैसे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आया। स्ट्रेचर पर आपने देखा होगा कि उनको ले जाया गया। देखिए, 9 महीने रहने के बाद आप स्पेस में होते हैं, आपको चलने फिरने की आदत खत्म हो जाती है, आपकी बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। और ये कई बार ना रिपेयरेबल नहीं होती है। कई बार आपको ये कॉम्प्लिकेशन जिंदगी भर आपको फेस करनी पड़ती है। चलने फिरने की आदत नहीं रह जाती है क्योंकि आप ग्रेविटी फील नहीं करते हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं। मन का संघर्ष अलग है, शरीर का संघर्ष ऑल टुगेदर अलग है। और दोनों चीज़ों पर विजय पाते हुए हमने देखा कि सुरक्षित वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स को सलाम, बुश विल्मोर को सलाम, और नासा के और स्पेसएक्स के उन तमाम इंजीनियर साइंटिस्ट को भी सलाम जिन्होंने उनकी सुरक्षित लैंडिंग कराई है धरती पर। 9 दिनों का मिशन जो 9.5 महीने में तब्दील हुआ है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं जो भी इस मिशन से जुड़े हुए लोग रहे हैं।
अच्छी खबर आज सुबह निकल कर आई। सुनीता विलियम्स की धरती पर फिर एक बार सफल लैंडिंग हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों की अभिषेक बात करें तो यहाँ पर कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में हल्की सी गिरावट दिखी। हालांकि इंडियन मार्केट्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इस हफ्ते, अब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। लेकिन एशियाई बाजारों से आज सुबह मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में काफ़ी कुछ एक्शन दिखा है और यूरोपियन बाजारों से भी ज़्यादा कुछ नेगेटिव तो नहीं है और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही है। आशीषा, कल की तेजी ने ना मन हरे कर दिए हैं और हम लाल निशान की तरफ देखने का ना मन कर भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ना देखें तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ये क्या ग्लोबल इवेंट है, चर्चा करना पड़ेगा। 2 दिनों की तेजी अमेरिका में हुई थी और बढ़िया तेजी हुई थी और 2 दिनों की तेजी के बाद फिर से मुनाफा वसूली का हमने दौर देखा है। कल वहां पर 260 अंक गिरा है डाउ जोन्स। नेस्डेक की बात करें 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी वहां पर रही है और कुछ बड़े शेयर एनवीडिया हो, टेस्ला हो, वहां पर 3.5 से 5.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी। ये तीनों की तीनों हेडलाइन इंडेक्स आपके स्क्रीन पर देखिए। यूएस फेड की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज देर रात पॉलिसी बैठक का फैसला आ जाएगा। दरों में बदलाव नहीं होगी, ये लगभग 100% आप तय मान के चलिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सरप्राइज अगर आ गया तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज कंसेंसस इकोनॉमिस्ट के बीच में है कि दरों में चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट ईयर हमने 3 रेट कट देखे हैं यूएस फेड की तरफ से, लेकिन इस बार जनवरी में भी पॉज किया और इस बैठक में भी पॉज रहने की ही उम्मीद है। अब देखते हैं कि रेट कट कब होता है। वैसे उम्मीदें की जा रही हैं कि इस साल 2 से 3/4% की रेट कट होने की उम्मीदें हैं फेड से। देखना होगा कि आगे कब होता है। लेकिन जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन की बातें हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर गया है। रिटेल सेल्स की जो आंकड़े आए उसको उस दिन बाजार में हमने तेज़ी ज़रूर देखी, लेकिन वो अनुमान से कम आए थे। अनुमान था 0.6% की बढ़त का, लेकिन रिटेल सेल्स के जो आंकड़े आए वो आए 0.2% बढ़ के। तो चैलेंजेस अमेरिकी इकोनॉमी में हैं। उन चैलेंजेस को लेकर जेरोम पॉवेल का स्टेटमेंट क्या होता है, महंगाई की ट्रेजेक्टरी को लेकर वो क्या कहते हैं, ट्रंप की जो टैरिफ वाली जो टेंशन है उसको लेकर उनका स्टेटमेंट क्या होता है, क्या इस टैरिफ वाली प्रॉब्लम के चलते आगे महंगाई बढ़ने की आशंका है क्या, इस पर बहुत ही क्रूशियल कमेंट होगा। तो इन चीज़ों को लेकर बाजार जो है थोड़े वेट एंड वॉच के मूड में है अमेरिकी बाजार, और हमने देखा कि कल वहां पर गिरावट हुई है। एशिया में मिक्स्ड क्यूज हैं। बैंक ऑफ जापान के भी पॉलिसी बैठक का फैसला आना था और उसके पहले हम देख रहे थे कि निकेई में करीब 2-2.5 अंकों की मजबूती पर कारोबार हो रहा था। बैंक ऑफ जापान ने भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ब्याज दरों को आधे % पर ही कायम रखा है। हांगकांग के बाजार में, चीन के बाजार में हल्की सी गिरावट पर कारोबार हम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। देखिए 2-3 चीजें ना और क्रूशियल हैं, वो है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर। हमने देखा था कि खबरें आई थी करीब 1.5 महीने पहले कि गाजा में युद्ध विराम हो गया है हमास और इजराइल के बीच में, लेकिन वो चीजें वहां पर फिर से एस्केलेट हो गई हैं। यमन में जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने कुछ उत्पात मचाया लाल सागर में। कमर्शियल जो शिप्स हैं उनके ऊपर हमले किए मिसाइल से। उसके बाद अमेरिका को इसमें कूदना पड़ा। ईरान को धमकी देनी पड़ी कि अगर हुती विद्रोही फिर से हमले करते हैं तो इसके लिए ईरान रिस्पॉन्सिबल होगा। तो थोड़े जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें फिर से गर्म हो रही हैं। उसके चलते सोने में हमने उछाल देखा है। सोने का जो भाव है लगातार हम देख रहे हैं कि $3000 के ऊपर बना हुआ है और अब भाव है $3050 के आसपास पहुंच के कारोबार कर रहे हैं। तो जब भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस होंगी, ऐसा लगेगा कि नहीं आपको सेफ्टी की तरफ जाना है, तो सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है और वहां पर निवेश बढ़ता है, वो हमने देखा भी है। क्रूड की बात करें, एक उम्मीदें ये बढ़ रही हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई है यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर, देखते हैं कि क्या निकल के आता है और रूस का स्टैंस क्या होता है उस पर। लेकिन क्रूड एक रेंज में ही है। कल थोड़ी सी गिरावट भी आई है, इनफैक्ट $70 के आसपास का कच्चा तेल है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कल की बड़ी तेजी, कल निफ्टी की 325 अंकों की तेजी, बैंक निफ्टी की 960 अंकों की तेजी कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पर काम किया है और आज हम फिर से तेजी पर शुरुआत के संकेत देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। क्या 23,000 का आंकड़ा हम क्रॉस करेंगे? सभी की नजरें अभी इस बात पर आकर टिक गई हैं। 50 डीएमए का क्रूशियल लेवल भी वो है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन एफआईज की तरफ से मतलब एक राहत आंकड़ा जरूर आया है। लगातार बिकवाली हो रही थी, पिछले महीने भर में हमने कोई खरीदारी का आंकड़ा नहीं देखा।
सभी को याद होगा कि पिछली बार जो खरीदारी का आंकड़ा आया था 860 करोड़ रुपए का आया था, उसके बाद हमने कोई बाय का फिगर नहीं देखा और फिर से 700-750 करोड़ रुपए के आसपास के बाय के फिगर कल एफआईज की तरफ से आए हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बूस्ट करेंगे? देखिए क्वांटम छोटा है, लेकिन अब चूंकि थोड़े सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं तो शायद थोड़ा सा और सहारा ये दे दें आंकड़े, और ये अब हो सकता है सस्टेन्ड बाइंग आ जाए एफआईज की तरफ से। एफआई जाएंगे कहां? देखिए अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है, आना पड़ेगा उनको इमर्जिंग मार्केट में, और भारत एक प्रमुख बाजार जरूर है जहां पर हमने इन्फ्लेशन को कम होते हुए देखा है, जहां पर हमने ग्रोथ बढ़ते हुए देखा है। कई सारी अच्छी चीजें, एडवांस टैक्स के कलेक्शन के अच्छे आंकड़े आए हैं, एसआईपी के हम देख रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर की एसआईपी लगातार आ रही है, तो यहाँ पर चीजें ठीक है। अब वो थोड़ी सी देर सवेर कुछ दिनों की बात ऐसी रह गई, ऐसा लग रहा है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी गुड मॉर्निंग। एफआईज छोटी सी बाइंग, क्या ये बड़ी राहत देगी यहां से? देखिए भले बाइंग छोटी है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जैसी आए, मतलब आप इनकी सिर्फ आहट जानिए तो आपको 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो आज से 10 दिन पहले तक थी, क्या एकदम से रफू चक्कर हो गई? ऐसा क्या हो गया मार्केट्स के अंदर कि कल बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट चलना पड़ा, सेंसेक्स 1100 पॉइंट चला, निफ्टी 300 पॉइंट चला। 300 पॉइंट तो किसी बड़ी से बड़ी खबर पे नहीं चलता, कल बिना खबर के चला। तो ऐसा क्या था कल मार्केट्स के अंदर जो हुआ है? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस आपको देनी होगी। पहला, ये बात हमने कई बार आपके सामने रखी है कि जब भी यूएस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उनकी मार्केट्स में ध्यान रखना, मैं हमेशा कोट अनकोट करके मार्केट बोलता हूँ, अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी ना तो वो हमारे पास भी आएगी बॉस, ये बात आप मान के चलना। अगर उसके यहाँ पे कोई इंडस्ट्री का स्लो डाउन होगा तो वो हमारे ऊपर भी असर आएगा। हाँ, लेकिन मार्केट का स्लो डाउन होगा, मार्केट्स के उसके अंदर क्रैक होंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा, वो हमारे लिए उल्टा पॉजिटिव होके आएगा। तो जो यूएस के अंदर थोड़ा बहुत भी ठहराव होगा वो इंडिया के अंदर कन्वर्ट में होगा, वो अच्छे तौर पर होगा। कल एफआईज की होल्डिंग्स थोड़ी और बढ़ी है, ये 24% हो गई है। ध्यान रखा जाए, हम इससे पहले 15% पे करीब 15 से 20 दिन निकाल चुके हैं। अगर मैं पिछला महीना भी जोड़ दूं तो करीब हमने 40 दिन 15% पे ही निकाले हैं। फिर 15 से 18 पहुंचने में हमको कम से कम 15 से 20 दिन लग गए। अब 18 से कल हम 20 हुए, 20 से मतलब परसों 20 हुए और हम कल 24 हो चुके हैं। तो 2-3 दिन के अंदर ही जो एफआईज की होल्डिंग है वो 15-16% से सीधा बढ़कर 24% हो गई। एथिकली देखा जाए तो 8 से 9% बढ़े हैं, और अगर सिर्फ मैं कल से ही कंपेयर करूं तो 20% बढ़े हुए आप एफआईज की होल्डिंग के साथ में। तो ये अच्छा साइन है। दूसरा अच्छा साइन इसी में आपको मैं बताता हूँ, रिटेल के पास माल कम हो रहा है। मैंने आपको कई बार बताया था, कल भी मैंने आपको ये बात जिक्र किया था कि अगर आपको एक्सट्रीम बुल रन चाहिए, एफआईज पहले पायदान पे चाहिए, फिर डीआईएस चाहिए, फिर आपको रिटेल चाहिए। अगर आपका कंसोलिडेशन के साथ ग्रोथ चाहिए तो पहले नंबर पे डीआईएस होगा, सेकंड नंबर पे एफआईज होगा, थर्ड नंबर पे रिटेल होगा। अभी तक जो कंसोलिडेशन का पैटर्न बना उसमें यही हो गया, यानी कि जब बाजार रुका 22,000 पे या 48,000 पे बैंक निफ्टी, तो उसमें डीआईएस नंबर 1 थे विद द होल्डिंग ऑफ मोर देन 70%, और उसके बाद फिर एफआईज था, माफ़ कीजिए रिटेल था, और फिर एफआईज आया। धीरे धीरे करके चेंजेस हो रहे हैं और जहां जिसको होना चाहिए ये वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिटेल 65% लॉन्ग लेके बैठा है। ये आज से हफ्ते भर पहले करीब 71% हुआ करता था, सबसे बड़ा मेजॉरिटी स्टेक इसी के पास था। तो यानी कि हर बढ़त में रिटेलर माल बेच रहा है। आप बोलेंगे ये अच्छी बात कहाँ से है? बहुत सी अच्छी बात भी है, मैं 2 वजहों से बताता हूँ अच्छी बात है। पहला, आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, जब मार्केट के अंदर बढ़त आई थी रिटेल ने अपना माल काटा नहीं, फाइनली वो ट्रैप हुए, और ट्रैप ऐसे हुए कि निफ्टी को 4000 पॉइंट और बैंक निफ्टी को 6000 पॉइंट नीचे आना पड़ा और आप त्राहिमाम हो गया था मार्केट्स के अंदर। तो अभी वो अगर रिटेलर्स धीरे धीरे माल काट रहे हैं तो मार्केट फील गुड थोड़ा लाइट करेगा, और वही मार्केट का ट्रेड थोड़ा इंस्टीट्यूशनल्स के ब्रैकेट्स में रहेगा, यानी कि उनके कैबिन में रहेगा। ठीक, अब आते हैं रिटेल की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग पे 71% है विदाउट एनी चेंज। देखो डीआईएस ना तब भी माल खरीद रहे थे जब 22,000 था, और डीआईएस ने तब भी माल खरीदा जब बैंक निफ्टी 48,000 था। कल बैंक निफ्टी क्लोजिंग 49,300 पे हुई है, 1300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डीआईएस ने एक धेले भर का भी माल नहीं बेचा कल। एक धेले भर का भी माल जिसे कहते हैं ना बेचना, वो नहीं किया। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हैंड कंसोलिडेट करवा रहा था। अब एफआई सिर्फ 2 दिन से आहट हुई है कि वो आ रहे हैं। हाँ, बड़ी है पोजीशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फील कैसे करते हो?
इसको कहते हैं बुल रन, या इसको कहते हैं F5 की पोजीशनिंग। हम ये ना भूल से गए थे पिछले 4-5 महीने में कि F5 का टेस्ट कैसे होता है। सिर्फ 4% बढ़ने से अगर 1000 पॉइंट बढ़ता है, मान लीजिए 3 दिन तक और बढ़ता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 24 से कल 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से या 40 तक पहुँच जाते हैं। आपको पता आपकी निफ्टी कहाँ तक आ जाएगी? आपकी निफ्टी 24,000 भी आ सकती है। इतना ह्यूज शॉर्ट कवरिंग है मार्केट्स के अंदर हो जाएगी, और कल के सेशन में भी ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है। इसलिए जो हमारी F5 के ऊपर डिपेंडेंस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, बाजार को हीट करने के लिए, चलाने के लिए, कंसोलिडेशन के लिए। अब DIs का रुख आ चुका पॉजिटिव, ये समझ में आ गया। तो रफ बताने के लिए सिर्फ इतनी बात थी। एक और बात, अगर जब आप F5 के नंबर दिखा रहे हैं इसमें जरा 13,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर भी दिखाइएगा। इससे पहले 13,000 करोड़ रुपए का प्लस नंबर आया था इंडेक्स ऑप्शंस पे, कल 13,000 करोड़ रुपए का माइनस नंबर आया इंडेक्स ऑप्शंस पे। इसलिए डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, इसलिए नंबर माइनस का 13,000 आया है। क्योंकि जो सिस्टम में पुट्स पड़ी थी उनकी भी राइटिंग हुई है, इसलिए नंबर्स माइनस में हो गया नेट में। बट बड़ा नंबर है, कल के मुकाबले का नंबर है 13,000, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये शॉर्ट स्क्वीजिंग के नंबर्स हैं, इस वजह से आपको माइनस 13,000 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये FII और DII के आंकड़े आपके सामने हमने रखे। लेकिन इसके अलावा बाजारों की बात करें तो इंडिसेस पर काफ़ी अच्छे मूव्स इस हफ्ते अब तक दिखे हैं, और 2 दिनों की कंबाइंड मूव्स की देखें तो निफ्टी 450 अंक चढ़ चुका है। इनफैक्ट कल के सत्र में 22,830 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। काफ़ी गिरावट हाल फिलहाल में दिखी है, लेकिन अब रिबाउंड भी काफ़ी अच्छा दिखा है। कल के सत्र में अच्छी खासी तेज़ी भी दिखी, और आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। तो डिम्पी, ऐसे में निफ्टी पर अब कौन से लेवल्स पर हमारी नजर रखनी चाहिए, और पिछले 2 दिनों में जो तेजी दिखी है क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2 दिन की तेज़ी दिखी है क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। इसका जवाब भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपको डाटा से। वो कंटिन्यू हो सकता है, मैं वजह आपको बताता हूँ उसकी क्यों, और सारे साइंटिफिक है ये सब। ऐसा कोई होल गपोल वाली बातें नहीं है कि मैंने बोला तो इसलिए हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये मैं आपको वजह बताता हूँ। पहले 1 मिनट के लिए ज़रा मेरा चार्ट दिखाएंगे स्क्रीन पर, उसके बाद इस ग्राफिक्स वगैरह सब दिखाते जाइएगा। आप देखेंगे बॉटम आपका बना था करीब करीब 22,000 के लेवल के आसपास का, और जो पुल बैक आया कल वो उसी डॉट लाइन के आसपास आ गया, जहां से मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम इस लाइन पे अगर हम पहुंच गए तो हमारा चेंज हो जाएगा, तब हम बाइंग ऑन डिप्स के स्टांस पे आ जाएंगे। आपको याद होगा निफ्टी का वही चार्ट है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था 1-2 दिन पहले भी आपको, और कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हमने कल एग्जैक्टली वही 22,800 के आसपास आके क्लोज किया है, और हम इसको ऊपर की तरफ और थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये पूरा वाला बेस जिसमें भी मैं आपको कर्सर घुमा रहा हूँ, पूरा मार्क कर रहा हूँ, ये सारा बेस एज एन सपोर्ट बनेगा। तो इसलिए कल हमने एक वाइब भी चलाई थी, क्या 22,000 वापस दिखेगा? तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं दिखेगा। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर डॉट मार्क कर रहा हूँ, ये है 22,300 का लेवल। यहाँ पे काफ़ी समय हमने निकाला है, तो इसलिए ये लेवल एक सपोर्ट की तरह रहेंगे, और पुल बैक आएगा तो ये करीब 23,200-300 तक भी आ सकता है, जहां पर इस समय मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। ये सब चार्ट की बेसिस पर है। अब आते हैं डेरिवेटिव्स डाटा के बेसिस पर। आपका सेकंड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है कि क्या और चलेगा बाजार वो और इसलिए चल सकता है बाजार क्योंकि अभी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद कई बार लॉन्ग्स भी बनते हैं, और कल भी सिस्टम में शॉर्ट्स कवरिंग हुई है। एक और सिंबल आपको मैं बताता हूँ, 67 पॉइंट्स का प्रीमियम है। प्रीमियम इज गुड प्रीमियम नंबर। अभी भी 70 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम आप होल्ड कर रहे हो इतनी तेज़ी के साथ, तो ये अच्छा साइन है। दूसरा, अभी तो आपने पहला पड़ाव भी पार किया है ना। कल अगर आप देखेंगे तो आपने पहला पड़ाव पार किया 22,800 का, लेकिन उसके बाद का जो गेन है वो मार्केट को आज लेना है, और वो गिफ्ट निफ्टी में आपको हल्का फुल्का सा दिख रहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,200 तक की पुल बैक रैली लगती है, ये आज जानी चाहिए। ये 23,200 पे आके फिजल आउट हो जाएगी क्या ख़त्म हो जाएगी, इसके चांसेस भरपूर हैं। ये भी है कि 23,200 पे आके रुक जाएगा एक बार के लिए बाजार, और फिर से अपने अगल बगल देखेगा कि भाई मेरे को कौन सपोर्ट कर रहा है। ये मैं सारा आपको बहुत ही विस्तार से अपने बैक टेस्टेड वाले फॉर्मूले से बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, क्या ऑप्शंस और पीसीआर से पता लग रहा है कि बाजार हीटेड तो नहीं हुआ है?
थोड़ा ओवर हीटेड तो देखो हुआ है, 2 दिन में बाजार चला है, इसलिए पुट कॉल रेशियो, एक बार जरा पीसीआर दिखाना, पुट कॉल रेशियो 1.29 हो गया है और 1.20 हो चुका है। ये स्लाइटली महंगा हो रहा है, बाजार हीट अप हो रहा है, एक्चुअली में महंगा तो क्या होना, थोड़ा गर्म हो रहा है बाजार। तो ये गर्म कहाँ तक हो जाएगा सर, कहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, 1.50 पे आके रुक जाएगा ये, तो 1.29 पे हम आ गए हैं ऑलरेडी। तो आपके पास जो गुंजाइश है वो सिर्फ 0.2% की और है, ठीक है ना, तो 0.20 आप और चल सकते हो। तो 0.20 चलोगे तो इसमें आप 23,200 तक मैक्सिमम जाओगे। तो इसलिए जो भी पोजीशंस लेके बैठे हैं कृपानाथ, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नीचे की पोजीशंस हैं, यानी कि 22,200, 22,000 की, तो 22,800 कल आपने देखा है, 23,000 आपको दिख जाता है, या तो ट्रेल लगाना यानी कि स्टॉप लॉस ऊंचा करके लगा देना, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बीच बीच में से बुक करना, ताकि पोजीशंस को थोड़ा लाइट किया जा सके और आप लंबा प्ले खेल सकें। दूसरा, हैवी पोजीशंस के साथ खड़े ना रहना, धीरे धीरे करके थोड़ा स्मार्टली प्ले करना, ठीक है जी। सेम मैं आपको बैंक निफ्टी का बताऊंगा, बट फिलहाल निफ्टी का मैं लेवल्स के क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 22,800 के ऊपर आप बंद हुए हैं, इसलिए चलेगा तो पहले 23,000, मैक्स टू मैक्स 23,200 तक का ये पुल बैक की रैली है। इन बिटवीन हमारी ही देश की सरकार कुछ ये कह दे कि नहीं हम तो एफआईएस को रोकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो फिर सोने पे सुहागा है। कल रशिया वाली जो मामला सामने निकल के आया, सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि वो मैटर सॉल्व्ड है, बस सिर्फ एक पक्के तौर पर फॉर्मेलिटी और उसका असर आना बाकी है। सॉर्ट ऑफ सोल्ड लग रहा है पूरा का पूरा, तो इसलिए वो भी एक पॉइंट रहेगा। और भी एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे भी आपको अभिषेक जी फेड के बारे में भी बता रहे थे, ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे करके मार्केट्स को जोड़ देंगे, ठीक है जी। फिलहाल पुल बैक का और आपके सेकंड क्वेश्चन का, ये रैली कितनी कंटिन्यू हो सकती है, तो मेरा जवाब पहला 23,000 और दूसरा 23,200 तक का तो है, उसके बाद का देखेंगे। फिलहाल यहीं तक कि हमको लगता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना 22,700 का और 22,500 का, अगर आपका कंफर्ट आपको अलाउ करता है तो। 23,000 और 23,200 के दायरे निफ्टी में खुल गए हैं। निफ्टी बैंक की जो कल तेजी रही वो निफ्टी से भी ज्यादा रही, और कल निफ्टी बैंक ने 1000 पॉइंट जोड़ लिए थे, आखिरकार 960 अंक ऊपर बंद हुआ। और पिछले 4 सत्र की बात करें तो लगातार हम देखने की मोमेंटम बना हुआ है। कल का सत्र थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि वॉल्यूम भी कई सारे स्टॉक्स में काफी कमाल के थे, जैसे कि कोटक बैंक में, आईसीसी बैंक में बढ़िया वॉल्यूम के साथ कल बाइंग हुई है। और आईसीसी बैंक ने तो शानदार, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी की बात करें तो दोनों ने अकेले मिलकर करीब 650 पौने 700 पॉइंट निफ्टी बैंक को डिम्पी दे दिए हैं। 49,100, 200, 300, 400 भी टच किया हमने। क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम अब 50,000 की तरफ लेके जाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, वैसे होती है, लेकिन कई मानों में थोड़ा अति कर देना चाहिए कई बार। तो कल मार्केट ने थोड़ा अति किया बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने देखा नहीं बॉस। कल पहले वो लॉन्ग बनाता गया, बाद में उसने कचरना शुरू किया जैसे 48,800 पार हुआ। और आप कल देख रहे थे, ये तो आपकी और मेरी कल्पना से भी कल बाहर था कि कल जब बैंक निफ्टी चल रहा था, मेरा भी ऐसा अनुमान था, मैं अपनी कैलकुलेशंस बता देता हूँ। मेरा अपना अनुमान था कि बैंक निफ्टी करीब करीब 650 पॉइंट पे आके रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा इंट्राडे बेसिस पर। हाँ, आगे की पोजीशन साफ है, बट इंट्राडे 650 मैक्स था मेरा, जो मैंने अपनी कैलकुलेशंस की होती है। और निफ्टी की मेरी कैलकुलेशंस करीब करीब पौने 200 से 200 पॉइंट्स की थी, तो दोनों में एडिशन हुआ। कल बैंक निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट उस लक्ष्मण रेखा से भी ज़्यादा चला जो हमने डाटा पे कैलकुलेशंस करके रखी हुई थी आपके लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा चला। तो ये पॉइंट तो ठीक है कि कल बैंक निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला, और चलना भी चाहिए। अब बैंकिंग की अगर लीडरशिप नहीं लेगा तो फिर कैसे लेगा। और आपको ध्यान होगा कल आईटी पहले कमज़ोर था, लेकिन बाद में आईटी ने भी स्पीड पकड़ ली। तो दो ही इंजन है होते हैं मार्केट्स के, टिपिकली आईटी एंड बैंक्स, जो मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि जब बैंकिंग और आईटी दोनों एक साथ चले। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाइएगा, फिर बाद में बैंक निफ्टी का जो मैंने चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया वो भी आपको दिखाना होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स शुरुआत में कमज़ोर था, लेकिन दिन भर फिर उसने एक बार जब स्पीड पकड़ी तो खोई नहीं और डेज हाई पे जाके बंद हुआ। अब आप बैंक निफ्टी दिखाइए, बैंक निफ्टी भी डेज हाई पे जाके बंद हुआ।
तो निफ्टी का आईटी और बैंकिंग दोनों काउंटर्स बढ़िया चले, ये जैसे मैंने बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनता है, और इसलिए आप इन दोनों का बेनिफिट कल इकट्ठा देख पा रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे, तो डाइवर्जेंस हो जाता। अब आते हैं मेरे वाले चार्ट पे। देखिए हमने आपको पहले भी नोटिस कराया था कि 48,000 का अहम सपोर्ट एरिया है, वो नहीं जाना चाहिए। हमने एक वाइब भी बनवाई आपके लिए, क्या 48,000 हम वापस नहीं देखेंगे? तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया हम नहीं देखेंगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि हम 48,000 वापस देखने के लिए अब नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा पॉइंट, 48,000 का ये जो बेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, ये मैंने आपको बैक टू बैक भी बताया है। और कल फाइनली गैप के साथ आपने मार्केट को ओपन किया और एक 50 दिन की एवरेज को पार किया। आपको मैं बता देता हूं, कल में बैंक निफ्टी ने 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को पार किया है। ये एक ही दिन में पार हुई है दोनों एवरेजेस, और इस शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को बढ़िया से चला रही है। अब आपका क्वेश्चन है कि और चलेगा? यस, और चल सकता है। कहाँ तक चलेगा? 50,000 तक इसकी भी गुंजाइश है। पुट कॉल रेशियो एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी दिखाओ, वो भी 1.2 समथिंग हो चुका है, और उसका भी 1.5 पे आके हीट अप हो जाएगा, उसके बाद वो चलेगा नहीं। तो इसलिए 0.30 उसके पास भी अवेलेबल है, इसलिए अगर थोड़ा भी हिलेगा, यानी कि थोड़ा भी चलना है, तो वो चल सकता है, अभी भी उसके पास गुंजाइश है। ये मैंने आपके लिए 1.20 का पीसीआर आपको ड्रॉ करवाया हुआ है। दूसरा, अब इंडसन वाली प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हो, कोटक वाला, इन सबसे बाहर, तो कंसोलिडेशन एफर्ट्स दिखेगा। अभी तो छोटे बैंक्स को भी शॉर्ट कवरिंग कराना बाकी है, कल तो सिर्फ बड़े बैंक से सिस्टम में ज़्यादा एग्रेसिव थे। अब एक पॉइंट के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, वो है लेवल्स, कि बैंक निफ्टी के अब लेवल्स कौन से ध्यान रखने हैं सर। तो बैंक निफ्टी के जो आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं वो रखने हैं 49,000 का पहला सपोर्ट, 48,800 का दूसरा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बनेगा 49,500 का पहले और 49,800 का लास्ट में। 23,200, 49,800, ये दो लेवल्स हैं जो मेरे को लगता है शॉर्ट कवरिंग के दम पर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नए सिरे से मार्केट चाहिए बॉस। हर समय मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाएगा। हाँ, मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि 23,000 यानी कि 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग कल जो मिली है, ये मार्केट के फील गुड कराने के लिए बहुत है। ठीक है जी, तो बस मैंने दो लेवल्स आपको बता दिए, आपके दोनों क्वेश्चंस का जवाब भी मैंने दे दिया कि 23,200 और 49,000 करीब 800 तक की पुल बैक रैली है। उसके बाद ये सब फिजल आउट हो जाएगा, फिर नई ऊर्जा, नया जोश, नई चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेगी। ये 5 शेयर एफ&ओ बैन में है, ये भी एक बार नोटिस कर लीजिएगा। एक अच्छी चीज़ मैं आपको एग्रेशन की दिखाना चाहता हूँ। एक बार प्रोड्यूसर साहब, आप 22,800 की कल कॉल फायर कर सकते हैं, जो 20 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी हो रही है, यानी कि जो कल सीरीज का एक्सपायर होगा। आपको पता है उसके अंदर कल प्रीमियम्स कितना जुड़ा है? करीब 500% के आसपास का प्रीमियम जुड़ा है, 22,800। आप एग्रेशन का मतलब समझो, मैं आपको क्या चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल एग्रेसिव कितना था मार्केट। ये आपकी स्क्रीन पर है, 20 मार्च 22,800 कॉल का परसेंटेज चेक कर लो आप, 500% बढ़ा है कल ये। इन स्पाइट ऑफ दिस की सभी रेगुलेशंस हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस की इसको रोका जाना था कि इतना नहीं होना चाहिए मूवमेंट। कल मार्केट का एग्रेशन इतना स्ट्रांग था कि इस कॉल को 500% बढ़ना पड़ा। ये 20 रुपए की कॉल थी बाय द वे, मैं आपको बता दूं, ये 120 हुई है ना। तो इस तरह का मोमेंटो इसके अंदर जनरेट हुआ है। तो ये बताने के लिए सफिशिएंट था कि कल का एग्रेशन काफ़ी फास्ट था। इतना एग्रेशन आप सेकेंड डे नहीं रख पाओगे, थर्ड डे थोड़ा और फिजल आउट होगा। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको 1 से 2 दिन में थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी है। आप किरण जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। स्क्रीन पर आज गिफ्ट निफ्टी फिर से ऊपर है, देख के अच्छा लग रहा है। किरण सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। और कल के शानदार मूव के लिए आप भी हमारे साथ गवाह बने, और इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज भी आपने हमारे लिए समय निकाला। अब जरा आप भी जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए सर, कहाँ तक बाजार और चल सकता है और हमें क्या करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से आपने जो भी डेटा पॉइंट्स रखे, डेफिनेटली मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी, और उसी लाइंस के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वो मूव देखने को मिल रहा है। मैं पहले निफ्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। निफ्टी अगर देखें तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन है। एक छोटा सा फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट है। और हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था जब फर्स्ट टाइम निफ्टी ने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई और 22,300 के ऊपर सस्टेन हुआ था। तब से आप और हम दोनों जन एक ही पॉइंट पे थे कि अब यहाँ से 22,800 लग रहा है।
कल 22,800 को क्रॉस किया, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। आज का गैप अप अगर आ रहा है, अगर वहां से फॉलो बाइंग नहीं, बट एटलीस्ट आज का गैप अप होल्ड रखे, मार्केट आज के गैप अप को पूरा फील करके क्लोजिंग जो है वो 22,800 के ऊपर ही रखे। सो इट इज अगेन अ वेरी गुड चांसेस कि मार्केट अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज जो 23,000 है उसको टच करेगा, और ये जो मार्च की एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर रह सकती है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 23,400 से 500 के बीच में देख रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 22,800 के ऊपर आज की क्लोजिंग हो रहनी चाहिए। तो मार्च एक्सपायरी तक आप 23,500 तक के लेवल भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगेन एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सिमिलर पैटर्न लास्ट टाइम जनवरी में फिजल आउट होता हुआ दिखा था, लेकिन आज जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, कल हमने देखा बैंक निफ्टी ने एक साथ अपनी 20 एंड 50 दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, एक शानदार क्लोजिंग दिया है। साथ ही साथ कोटक बैंक में जिस तरह का ब्रेकआउट है 2000 के ऊपर 2 साल के बाद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। तो अगर वो हैवी वेटेड शेयर है तो बैंक निफ्टी को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ से जब तक ये 48,000 के नीचे, 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा रही है, तब तक मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है पोजिशनली, वो 48,700 का मेंटेन करना है। अगर 48,700 के नीचे नहीं जाता है मार्केट, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये जो मंथली एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं हम 50,000 तक भी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आए लॉन्ग कीजिए, 48,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी के अंदर आज की गैप अप को चेज मत कीजिए, लेकिन कोई भी डिप अगर हमें मिले 22,800 850 के बीच में लॉन्ग करे, 22,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, और 23,000 से 23,500 के बीच के लेवल मार्च एक्सपायरी तक हमें देखने को मिल सकते हैं। जिन्हें दोनों जो लेवल्स का जिक्र किया ना निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए, वो उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख भी रही है। जो बाजार का टेक्सचर हमने हाल फिलहाल देखा है, 23,500 बहुत दूर नहीं है देखा जाए तो, यहाँ से थोड़ी दूरी अभी है, मतलब आपको करीब करीब 650-700 पॉइंट चलना है, लेकिन वो संभव है। एक्सपायरी तक के लिए टारगेट बता रहे हो। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसके लिए जो टारगेट उनका है वो है 50,000 का। यहाँ जो उनको लगता है कि अब जो नेक्स्ट जो हर्डल है वो 23,400 के आसपास का हर्डल होगा, उसको पार कर लेगा तो बाजार फिर से एक तेजी के लिए तैयार हो जाएगा और एक्सपायरी तक 23,500 को अचीव भी कर लेगा। ये इंडेक्स पर व्यू हो गया किरण जी का। किरण जी गुड मॉर्निंग। इंडेक्स की कंप्लीट तैयारी हमने करवा दी, अब आ जाते हैं शेयरों की तरफ। पहले अपने शेयर बताइए कि आज आप क्या खरीदना चाहेंगे, क्या सलाह दे रहे हैं आप? सो दो स्टॉक रहेंगे आज हमारे लिए। पहला जो स्टॉक रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट है। अगर यूनाइटेड स्पिरिट का आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न यहाँ पे बना था, जिसका ब्रेकआउट लेवल था 1350 के आसपास। अब 1350 के आसपास 2 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। कल हमने देखा कि उसके ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, मोमेंटम इंडिकेटर भी काफी बुलिश जोन के अंदर है। तो एक बार के लिए यूनाइटेड स्पिरिट करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 1360 के आसपास की क्लोजिंग है। 1400 तक के टारगेट आप 1 से 2 दिन में देख सकते हैं, एंड 1340 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो पहला कॉल हमारा यूनाइटेड स्पिरिट रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो श्रीराम फाइनेंस रहेगा। श्रीराम फाइनेंस भी हम 600 रुपए से लॉन्ग रिकमेंड करते आए हैं, 640 के ऊपर हम रीरेट कर रहे हैं। एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो 670 के टारगेट के लिए हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस। थोड़ा लंबा नजरिया रखिए इसमें, तो 670 के ऊपर के भी टारगेट आप देख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए एंड ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के हिसाब से श्रीराम फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, एंड 670 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस पर खरीदारी की राय 670 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 625 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह। और इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स जहां पर 1400 का टारगेट रखा है, 1340 के स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर गुड मॉर्निंग। कई सारी खबरें निकल कर आई है, बताएं कौन से स्टॉक्स उनके दम पर आज फोकस में होंगे। जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जायडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पर कंपनी को जो है यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है उसके एक टैबलेट के लिए। और इस टैबलेट का जो यूज़ है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। और इस टैबलेट का जो एनुअल सेल्स है USD 1099 मिलियन का है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके चलते आज जायडस लाइफ में एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ल्यूपिन, जहाँ पर कंपनी ने जो है एक होली ऑन सब्सिडरी फॉर्म की है ल्यूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर के नाम से, जिसके चलते ल्यूपिन में भी जो है आज थोड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ग्रैन्यूल्स, जहाँ पर ग्रैन्यूल्स यूरोप लिमिटेड जो कि एक होली ऑन फॉरेन सब्सिडरी है कंपनी, जो कि UK बेस है,
वो जो है वॉलंटरीली डिसॉल्व हो गई है मार्च 18 2025 से। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है येस बैंक, जहाँ पर बैंक को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करीब करीब 145 करोड़ का जो है डिमांड ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इस येस बैंक में भी आज जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर कंपनी ने जो है अनाउंस किया है कि उन्होंने जो है 5G सर्विसेज लॉन्च की है मुंबई में, जो डिलीवर करेगी नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी उसके कस्टमर्स के लिए मुंबई सिटी में। इसी के साथ साथ आप बीपीसीएल भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने जो है 3 अनाउंसमेंट किए हैं। पहला अनाउंसमेंट जो है कंपनी ने कहा है कि जो बीपीसीएल ने जो है ब्लिच एरोस्पेस, एनआरएट और सीएल के साथ जो है दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड जो है वोल्ट एविएशन इकोसिस्टम लॉन्च किया है। और दूसरा जो है बीपीसीएल ने पार्टनर किया है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जिससे कि कंपनी जो हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी है केरला में उसको एनहांस करेगी। और तीसरा जो है कंपनी ने जो है एनर्जी एफिशिएंसी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को के फॉस्टर इनोवेशन के लिए बीपीएसएल ने जो अंकुर फंड के तहत एक इमर्ज कोहर्ट लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ एल&टी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो है कंपनी जो है बोर्ड मीट करने वाली 21 मार्च को, जिससे कि कंपनी जो है फंड रेज करने वाली है डेट के थ्रू। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है बजाज ऑटो, जहाँ पर बजाज ऑटो ने जो कंपनी ने जो है एडिशनल फंड इन्फ्यूजन 1500 करोड़ का जो है अप्रूव किया है उसके बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है बजाज ऑटो की। आखिर में बात करेंगे स्टील स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है टेम्पररी 12% का जो है टैक्स प्रपोज किया है कुछ स्टील प्रोडक्ट में 200 डेज के लिए, जिसके चलते कुछ स्टील स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक में जो आज एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। इसमें हिंडाल्को वाली खबर को 1 मिनट के लिए वापस स्क्रीन पे रखिएगा। रविंद्र, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे स्टॉक्स देने के लिए। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे किरण सर। हिंडाल्को को चेक करेंगे आप? हिंडाल्को कल बढ़िया बंद हुआ है, मेटल्स के अंदर सेकेंड डे पुल बैक आ सकता है आज। हिंडाल्को की बात करें तो एक अपडेट भी रहेगा सर इसके ऊपर। हिंडाल्को हमने फर्स्ट रिकमेंडेशन दिया था 650 के आसपास, जहाँ पे एक फर्स्ट कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था। उसके बाद हमने वापस इसको रीरेट 670 पे किया था। अब 700 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर तो स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंसोलिडेटेड हो चुका है। जैसे आपने बताया क्लोजिंग काफी बढ़िया थी, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो हिंडाल्को करंट मार्केट प्राइस है, कोई भी डिप आता है 680 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 660 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए। और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, 750 तक के टारगेट भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। टेकर है तो बाय हो गया आपकी तरफ से। एक बीपीसीएल वाली खबर भी स्क्रीन पर दिखाना, बीपीसीएल की खबर भी दिखाओ स्क्रीन पर। और एक बार किरण जी आप बीपीसीएल भी चेक करो। बीपीसीएल का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न बना था, अब आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और साथ ही साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 250 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो बीपीसीएल भी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर रिट्राइव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी लॉन्ग बन रहा है। डन। एक बार जरा बजाज वाली खबर भी दिखाएगा, जिसमें राजीव बजाज वापस से एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं बजाज ऑटो के अंदर। एक बार जरा वो खबर भी स्क्रीन पर रखिएगा। बजाज ऑटो भी चेक कर लो सर, बाकायदा तीनों शेयर डेज हाई पे बंद है, तीनों पे न्यूज भी है। तो बजाज फाइनेंस राइट, बजाज ऑटो सर, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो ऊपर से आप देखोगे तो 12,700 के लेवल से एक स्टेडीली करेक्शन हमने देखा। स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक किया। नीचे में 7,300 तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं का एक करेक्शन हमने देख लिया है। वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो कोई सपोर्ट हमें 7,300 के आसपास दिख नहीं रहा है। लेकिन अब लास्ट 2 दिन से 3 दिन से हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम हुआ है और कल की जो क्लोजिंग है वो पिछले 5 दिन की हाई के ऊपर हुई है। तो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल डेफिनेटली यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से या 7,500 से 600 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 7,400 के नीचे का बन रहा है। अगर 7,400 को रिटेस्ट नहीं करता है काउंटर, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 8,000 तक की एक रैली देख सकते हैं। थोड़ा रिस्की है क्योंकि अभी तक मेजर कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहे। मात्र 5 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक बार के लिए
5 दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं, तो 7400 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 8000 के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 7400 रुपए का स्टॉप लॉस, 8000 रुपए का टारगेट होगा बजाज ऑटो के लिए। एक काम कीजिए किरण जी, अच्छा ठीक है, आपके पास फिर से लौट के आते हैं। हीरो मोटो का चार्ट भी आप रेडी रखिए, क्योंकि भारी नुकसान वहां पर भी निवेशकों को हुआ है और हमने 2 बार देखा है कि 3500 रुपए के भाव के आसपास हीरो मोटो सपोर्ट ले रहा है। क्या चलने के लिए तैयार है, क्या कमजोरी उसकी उभर होगी, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल शाह जी। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपसे ना इंडसइंड बैंक पर पहले व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि आरबीआई की तरफ से जो भी अश्योरेंस आया था डिपॉजिटर्स को, यह भी कहा गया कि इन्हें फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल आधे % के गेंस पर बंद हुआ। एक काम करते हैं, अशोक हिंदुजा के कुछ कमेंट्स हैं, पहले उसको सुनते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये समय ठीक है, बैंक में अगर और हिस्सेदारी बढ़ाना है तो ये टाइम ठीक है। एक बार उनके कमेंट सुनते हैं, फिर आपसे राय लेंगे। So where do we stand on Reserve Bank of India's approval on increasing stake from 15 to 26%? Last we heard that you are ready to put in capital, but what is the last communication which has happened? I told that all communication responses have been given. It is now left to the regulator when and how they will give us the approval. 100%, 100%. If this is the time at this price, we would like to, why me, any shareholder will see the book value, see the net worth. At this value, these are, panic situations. When there is a panic situation, everybody gets worried and scared. ठीक है, प्रमोटर का स्टेक 16-17% के आसपास है, जहां तक मुझे याद है इंडसइंड बैंक में, और अशोक हिंदुजा कह रहे हैं कि वो स्टेक यहां से बढ़ा सकते हैं। राहुल जी, आप जरा बताइए, इंडसइंड बैंक में ये जो प्रमोटर की तरफ से जो कमिटमेंट दिख रहा है, आपको इस पर कितना ट्रस्ट है और बैंक की सेहत आपको कैसी दिख रही है? जो फॉल हुआ है, स्टीप फॉल हायर लेवल से, क्या ये आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर अभी थोड़ा संभल के ही कोई व्यू बनाना है इस पर? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने इंडसइंड बैंक में सेल ऑफ देखा है ऑब्वियसली न्यूज के बाद, और जिस तरह से मेरे ख्याल से आरबीआई रेगुलेटर्स के मेरे ख्याल से कमेंट आए हैं, और जिस तरह से प्रमोटर ने अपना स्टैंड दिखाया है, तो मेरे ख्याल से बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी। रही इन्वेस्टर्स को कि आप बोल रहे हो कि यहाँ से पैसा तुरंत बनेगा, द आंसर इज आई डोंट नो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि स्टिल मेरे ख्याल से लार्ज इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर देखेंगे, ये क्वार्टर के नतीजे देखेंगे, क्या कमेंट्री आती है, मैनेजमेंट का आउटलुक देखेंगे, और उसके बाद वाले क्वार्टर में मेरे ख्याल से व्हाट दे से एंड व्हाट दे डिलीवर वो देखेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से मोमेंटम या कुछ भी पिकअप हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स में ही आपको रहना है, और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में जहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, तो माय प्रेफरेंस वुड बी देयर। जैसे कि मैं एग्जांपल वीजावी कंपेयर करूं तो काफी सारे पीएसयू बैंक्स है, बास्केट आप देखिए, लार्ज पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सभी आप ट्रेड होते हैं लेस देन अ बुक के आसपास ट्रेड करते हुए, 0.8 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, जो जिनका अर्निंग्स ईपीए अब देखे पी वाइज तो 5-6 टाइम्स अर्निंग पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लास्ट 3 साल शानदार रहे हैं पीएसयू बैंक्स के, वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो आई वुड वेट फॉर अ क्लैरिटी फॉर मोर रेदर देन पुटिंग मनी इन इंडसइंड बैंक एट दिस जंक्शन। बैंक को लेकर ये व्यू। इस बीच देखिए, मेटल को लेकर सरकार ने फैसला लिया है सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने का। सेफ गार्ड ड्यूटी यानी कि जो घरेलू इंडस्ट्री है उसकी सुरक्षा के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि बाहर से डंपिंग ना हो पाए सस्ती दरों पर, और भारतीय जो कंपनीज हैं उनको परेशानी ना हो। अब ये 200 दिनों की एंटी डंपिंग ड्यूटी कह लीजिए, आप सेफ गार्ड ड्यूटी कह लीजिए, एक ही चीज़ें होती हैं, उसको सरकार ने लगाने का फैसला किया है। मेटल में हमने हिंडाल्को पर व्यू तो लिया है। किरण जी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल, ये तीनों चेक करके जरा बताइए, इन तीनों में से बेहतर क्या है? किसी को अगर एक ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
सो बेसिकली अगर किसी को एक ट्रेड लेना है तो टाटा स्टील बेटर रहेगा। टाटा स्टील में भी एक अपडेट है कि हमने 150 के आसपास इसको रिकमेंड किया था कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग करना चाहिए, तो डेफिनेटली एट करंट मार्केट प्राइस वन कैन अगेन इनिशिएट अ लॉन्ग। रीजन बीइंग कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास आप देख सकते हो कि 5-6 दिन तक ये रोलर कोस्टर राइड में था। अब कल एक अच्छा खासा क्लोजिंग आया है, 5 दिन के हाई के ऊपर अगेन ये बंद हुआ है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, लेकिन एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आए लॉन्ग कीजिए, अग्रेसिव स्टॉप लॉस 148 का मेंटेन कीजिए। अगर 148 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तो शॉर्ट टर्म में आप 170 प्लस के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। टाटा स्टील हमने 170 के लेवल्स देखे भी हैं, और अगर मतलब टिक जाए 146 के ऊपर 170 की तैयारी आप टाटा स्टील में कर लीजिए। आज स्टील शेयर आज आपको तेजी दिखाएंगे, निश्चित तौर पर दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर का सपोर्ट उनके लिए है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, वो कहां पर बुलिश हैं, कहां पर बेरिश हैं, कहां पर रेटिंग अपग्रेड्स हो रहे हैं, कहां टारगेट अपग्रेड या कट हो रहे हैं, ये पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर फोकस होगा ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो शुरुआत करूंगा पिडिलाइट के साथ, क्योंकि यहाँ पे नुवामा की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 3660 के लक्ष्य दिए, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 900 रुपये के आसपास के अपसाइड ये दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है एक कंपाउंडिंग मशीन है, क्योंकि इस कंपनी ने एनालिस्ट मीट की थी और इनका कहना है कि कंपनी जो वाइट स्पेसेस है उस पर काफ़ी हद तक फोकस कर रही है, और यहाँ पे जो एडिसिव मार्केट है वहाँ पे ग्रोथ की काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल अभी भी कम है। साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग सेगमेंट जो है वहाँ पे ग्रोथ की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। करीब जो पेनिट्रेशन है 15% के आसपास है, आगे चल के 50% के आसपास हो सकता है। और कंपनी जो है वो बाकी सारे मार्केट्स जो है, खासकर इमर्जिंग मार्केट जो है उसको टारगेट कर रही है, जहाँ से कंपनी को बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ जो नया मैनेजमेंट आया है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपको आगे चल के कंपनी पे देखने मिलेगा। तो अच्छी लग रही है इनको ये कंपनी, एक कंपाउंडिंग मशीन इसको कह रहे हैं, 3660 के टारगेट दे रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एंटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, HP, BP, IOC पे सब पे मार्जिनल टारगेट बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं है, 2 से 10 रुपये के आसपास टारगेट जो है उसमें बढ़ोतरी की है। इनका कहना है कि अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में 10 से 20% की गिरावट जो है वो देखने मिली है। खासकर जो LPG की अंडर रिकवरीज थी उसका ओवरहैंग जो है वो इन कंपनियों पे देखने मिला है। तो अब ये कह रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो $5 नीचे आ चुका है, और उसका इम्पैक्ट जो है ऑटो फ्यूल मार्जिन्स पे यहाँ पे देखने मिलेगा। सिंगापुर GRMs जो है Q3 के मुकाबले वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने मिली, और इनका अनुमान है कि आगे जाके कच्चा तेल जो है वो $70 के आसपास आएगा, पहले इनका $75 का अनुमान था। तो आगे चल के जो ओवरऑल मार्जिन्स है वो सुधरते हुए नजर आएंगे। FY25 में शायद आपको LPG सब्सिडीज जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिले, इसके लिए इन्होंने अपने एबिटा एस्टीमेट काटे, लेकिन FY26 के लिए अपने एबिटा एस्टीमेट में 1% की बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने की है, और इसके लिए यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। और आखिरी में IT कंपनियों पे सिटी की रिपोर्ट है, खासकर इंडियन IT कंपनियों पे ये कॉशियस है पूरे के पूरे सेक्टर पे। इनका कहना है कि जो वैल्यूएशंस है हाई लेवल पे है 1 ईयर फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके चलते थोड़े बहुत इनको वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेस लगते हैं। मैक्रो डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में आपको जो ओवरऑल आउटलुक है थोड़ा दिक्कत भरा रह सकता है। इनका अनुमान है कि FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है केवल 4% के आसपास रहेगी, और मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो देखना होगा कि कैसा होता है, क्योंकि ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है। HCL टेक और इन्फोसिस जो है वो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं अपने पेयर ग्रुप्स के मुकाबले। तो IT कंपनियों पे रखिएगा आप नज़र। अपग्रेड किया है इन्होंने इन्फोसिस को न्यूट्रल पे, पहले सेल का कॉल था, करेक्शन आ चुका है, इसके लिए थोड़ा बहुत अपग्रेड यहाँ पे दिया है इन्होंने। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। मैं IT से ही शुरू करूंगा, क्योंकि आप भी ज़्यादा फोकस IT पे ही कर रहे थे। इन्फोसिस और TCS पहले 2 बड़े शेयर्स पर आता हूं मैं, और राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल सर नमस्ते। एक बार IT में TCS और इन्फोसिस पर आपका टेक क्या है सर? रिपोर्ट आपके सामने चल रही है। तो मेरे हिसाब से हमने देखा कि IT सेक्टर के अंदर हम लास्ट 1-1.5 साल के, मतलब लास्ट 1 साल से हम देखें तो आई थिंक लार्जर कंपनीज के अंदर हम देखें तो नाइदर ऐसा कोई इंक्रीमेंटल मार्जिन इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला है, नाइदर हमने देखा है कि नंबर्स में टॉप ग्रोथ देखने को मिला है। तो आई थिंक फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिला है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिला है IT कंपनीज के अंदर, स्पेशली इनटू द लार्ज कैप IT नेम्स। तो आप देखिए, और स्पेंडिंग
फ्रॉम देयर यूएस एंड यूके, मेरे ख्याल से यूएस में काफी स्पेसिफिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी इन टर्म्स ऑफ द आईटी, मेरे ख्याल से जैसे होने चाहिए वैसे सेक्टर में, जैसे भी हमारा चैनल चेक्स आईटी कंपनीज के साथ होता है, तो वहां पे इसने कुछ एनकरेजिंग नहीं देखा है। तो वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है हमने आईटी कंपनीज के अंदर के सेल ऑफ देखने को मिला है लास्ट 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली, आई थिंक अंडर परफॉर्मर रही है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप आईटी नेम्स स्टिल अंडर परफॉर्म रह सकती है। टीसीएस मेरे ख्याल से वैल्यूएशन फ्रंट और मेरे ख्याल से जो सेटअप है, मेरे ख्याल से एक बार होल्ड हो सकता है यहाँ पे ये लेवल्स पे, पर मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगी, हमें ऐसा लगता है vis-a-vis अभी लार्ज कैप आईटी कंपनीज, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिड कैप कंपनीज में जहाँ पे स्पेसिफिकली केस लाइक टेक महिंद्रा आप देखे, या जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, नंबर्स टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को लग रहा है आने वाले सालों में, तो ये हो सकता है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टॉक्स स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के अंदर रेदर देन अ एंटायर सेक्टर एज अ होल आउट परफॉर्मेंस के लिए। के पॉइंट टेकन। एक दो शेयर में ज़रा टेक्निकली और पता कर लेता हूँ। कल पेटीएम और पॉलिसी बाजार दोनों ही हमने सुबह सुबह आपके सामने पूछे थे, उसके पीछे की वजह भी थी, उनका डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और कल का रिएक्शन देखो आप दोनों ही शेयर्स पर। पेटीएम बाकायदा 7% ऊपर, पॉलिसी बाजार 7% ऊपर, दोनों डेरिवेटिव्स के नंबर 1 प्लेयर बने कल। ठीक, मैं ये तो नहीं कहता कि आज का शेयर जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने कल इरिडा भी पूछा, मेरे को लग रहा है अभी इसमें और दम है, थोड़ा और पुल बैक करेगा, इसका वॉल्यूम वगैरह ठीक है, कल की लॉन्ग पोजीशंस में शामिल हुआ है, 5-5.5% ऊपर है। किरण जानी, एक बार इरिडा और चल सकता है क्या, जरा चेक करोगे आप? सो इडा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कल हमने देखा कि काउंटर ने फर्स्ट टाइम हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल काउंटर में जो करेक्शन हमने स्टार्ट किया था, एक बेस बनाया था 190 170 के आसपास, उसको ब्रेक करके अभी 150 के आसपास है। वीकली चार्ट लिया तो वो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 155 से लेके 140 के बीच में तो कंसोलिडेट कर रहा है। एज ऑफ नाउ लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम 155 के ऊपर देख रहे हैं। जैसे ही 155 का लेवल क्रॉस होगा एक शानदार रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 138 का मेंटेन करना है। इनिशियल लेवल पे 155 का टारगेट रहेगा। जैसे ही 155 क्रॉस करेगा आप इसमें एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। डन। एक और शेयर भी मैं पता कर लेता हूँ, उस शेयर का नाम है एनसीसी। एक बार ज़रा डाटा दिखाएगा एनसीसी का, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाएगा एनसीसी की, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी ही स्क्रीन से आपको मैं चार्ट पे ज़रा एनसीसी के दिखा पाऊँ एक बार, कोशिश तो कर रहा हूँ। एनसीसी अगर आ जाता है तो दिखाना। हाँ, अभी मैंने स्क्रीन पर डाला है एनसीसी। उसके अंदर कल पहली बार ऐसा बार सा बन रहा है, ये पहले आप फ्यूचर वाली प्लेट देख लीजिए, इसके अंदर कल लॉन्ग पोजिशंस बनी है और बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। अभी एनसीसी का चार्ट मैं एक बार इसका ज़रा वाटर मार्क पे कर देता हूँ ताकि आपको शेयर पहचानने में आसानी हो। ठीक है, देखेंगे पूरा एक यू शेप आके कंप्लीट हुआ है फॉल का। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, दिस वन देख रहे होंगे आप, ये पूरा एक यू शेप आके कंप्लीट हो रहा है फॉल का। एंड अब यहाँ पे आके जो ये बेस बन रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर नोटिस हो रहा होगा, यहाँ से मेरे को लग रहा है एक छोटा पुल बैक और भी है ड्यू। एक बार एनसीसी पे आपका टेक क्या है किरण, चेक करेंगे आप? कंसोलिडेशन अच्छा है, बेस अच्छा है। तो एनसीसी की अगर हम बात करें तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन जो था वो कंप्लीट किया है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया। अब करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे ना तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आपको क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट लेवल 190 है। कल स्टॉक ने 191 की क्लोजिंग दी है, तो इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं विथ वॉल्यूम। कल की क्लोजिंग थी, कल के वॉल्यूम भी आप देखोगे तो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हुए हैं, तो काफी अच्छे सेटअप में स्टॉक है। अप्रिशिएट किया आपने ये हाईलाइट किया। एनसीसी 190 191 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है परसेंटेज वाइज, लेकिन 184 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 210 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया, आई मीन 1 से 2 महीने का नजरिया रखिए। 210 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो एक स्टॉप लॉस है वो 184 का हमें मेंटेन करना है। पॉइंट टेकन है सर आपका। आप ये कह रहे हैं कि 210 तक जा सकता है और 189 का एक स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे लगा लेना चाहिए। एनसीसी का चार्ट अच्छा है। आज कई बार क्या होता है ना, डिले इम्पैक्ट आता है कई कंपनीज पे, तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना डिले इम्पैक्ट आएगा। कल जो 3% चला है ना तो बहुत कम चला है। एथिकली जितना वॉल्यूम बना उस हिसाब से 8% ऊपर होना चाहिए था, हो सकता है आज आ जाए। आप नोटिस करके रखिएगा, इसलिए मैंने एक्सपर्ट से पता कर लिया।
हमारे साथ जुड़े हुए ही है और प्री ओपन के रेट्स एक ही मिनट में आते हुए शुरू होते हुए नजर आएंगे। लेकिन तब तक स्टील शेयरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर आज सुबह निकल कर आई है, उस पर हमने चर्चा की थी, जिसके चलते स्टील स्टॉक्स पर तो एक्शन दिखेगा ही, लेकिन इसके अलावा कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन दिखेगा। और फार्मा सेक्टर से जुड़ी कई खबरें निकल कर आई है। पिछले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर पर फोकस भी रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो पिछले 2 दिनों में काफी चढ़ भी चुका है ये स्टॉक। किरण सर, आपसे पूछूंगी, फार्मा सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि नजरिया पॉजिटिव है और मोमेंटम डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो पिछले 2 दिनों में चल चुका है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा? अगर हम फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर एक काफी अच्छा नीचे के लेवल से बाइंग आया है सन फार्मा, और वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस हमने देख लिया है। डॉक्टर रेड्डी में 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में, और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन है। लेकिन डॉक्टर रेड्डी से ज्यादा हमें ऑरो फार्मा का चार्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कप एंड हैंडल पैटर्न इंट्राडे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो ऑरो फार्मा के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200 प्लस तक के भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑरबिंदो फार्मा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये नजरिया औरोबिंदो फार्मा पर पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर किरण जी ने दिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन, बाजार में भी हरे निशान में एक्शन। लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर, इस सेक्टर की बात करें तो वीक टू डेट बेसिस पर सबसे कम बढ़त यहाँ पर दिखी है। और इस सेक्टर में से इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज और डाबर, इन दोनों स्टॉक्स पर दबाव दिखा है। किरण जी, क्या राय होगी आपकी यूनाइटेड ब्रूअरीज और डाबर? तो पहले तो यूबीएल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2000 का था, 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, उसको ब्रेक करके काउंटर अभी 1800 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 1850 का बन रहा है। 1850 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस 2000 के लेवल को टच करे ऐसा लग रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से बिकॉज ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस लॉन्ग करना चाहिए 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। तो लॉन्ग करने की सलाह यूनाइटेड ब्रूअरीज पर। लेकिन इस बीच टाटा मोटर्स की एक रिपोर्ट आई है मक्वेरी की, जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार 826 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि यूएस डिमांड पर जेएलआर के जो पेयर्स है उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। याद रखें, कुछ दिनों पहले जेएलआर की कमेंट्री निकल कर आई थी कैपेक्स प्लान्स को लेकर और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर। लेकिन अब ग्लोबली जेएलआर के जो पेयर्स है उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है, और उनका मक्वेरी का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पर काफी अट्रैक्टिव है। स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, जिसके चलते 826 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य मक्वेरी ने टाटा मोटर्स पर रखा है। राहुल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी इस स्टॉक पर, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो फंडामेंटली क्या नजरिया बनेगा इस स्टॉक पर? तो मेरा मानना है कि ऑटो सेक्टर के अंदर आई थिंक, और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बात करें तो मेरे ख्याल से 3 स्टॉक, मारुति, एमएनएम और उसके बाद टाटा मोटर। और जिस तरह से सेल ऑफ हुआ है टाटा मोटर्स का और जो वैल्यूएशन पे भी ट्रेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 3 ट्रिगर है टाटा मोटर्स के लिए। नंबर 1 आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ईवी लॉन्च इन डोमेस्टिक मार्केट्स, जो 2-3 मॉडल्स उनके जो है, तो मेरे ख्याल से वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। सेकेंडली, इनका कमर्शियल व्हीकल जो डिवीजन है दैट इज ऑल्सो शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ। तो और थर्ड रहा आपका जेएलआर का। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक परस्पेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है टाटा मोटर्स, और जो वैल्यूएशन पे आ गया है 7-8 टाइम अर्निंग्स के आसपास यहाँ से, तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर किसी को खेलना है जिस तरह से मार्केट से अभी, तो जहाँ पे वैल्यूएशन कम है और मुझे लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड डाउनसाइड कम है, यही सब स्टॉक्स में सिलेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें एक टाटा मोटर डेफिनेटली फ्रेम में बैठता है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को, मेरे ख्याल से दोनों को टाटा मोटर्स में एलोकेशन किया जा सकता है लेवल्स पे। लेवल्स पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोजीशंस। टाटा मोटर्स में 680 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, और नजरिया काफी पॉजिटिव और डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, ये ऐसा नजरिया इस स्टॉक पर आता हुआ। लेकिन इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं कौन से टॉप पिक्स होंगे आपके, खरीदारी के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं?
शुभ प्रभात आप सभी को। सबसे पहला जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा एनटीपीसी में। हमने देखा था कि कल कई सारे पावर स्टॉक्स में हमें एक पॉजिटिव अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कॉल है, तो अगर ये 339 340 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से हमें बाइंग करनी है। और जो फर्दर अपसाइड के मूव इसमें नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 355 के। और जो हमारे जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 323। सो जो नियर टर्म सपोर्ट है वो 323 का है। और जो अपसाइड के टारगेट है वो फर्स्ट जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 355 का रहेगा। और 355 के अगर स्तर आते हैं तो फिर हम इसको हम 370 तक के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, 355 और दूसरा टारगेट होगा एनटीपीसी के लिए 370 रुपए का। ठीक ठाक हमने तेजी पावर शेयरों में हाल फिलहाल देखी है। गर्मियां भी बढ़ रही हैं। अच्छा, गर्मियों से इम्पैक्ट होने वाले जो शेयर हैं ना, उनमें भी काफ़ी अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्री ओपन के लेवल पर जरा नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल आपको निफ्टी जो दिखेगा सिर्फ 15 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स से करीब 185 अंकों पर प्री ओपन के लेवल थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं। थोड़ा सा ही कम है, जितना दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी वो तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो अब 4-5 मिनट में हालांकि लेवल सेटल होंगे, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेकिन स्टील वाले स्टॉक्स जरूर फोकस में रहेंगे आज। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल पर विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार ने 12% की सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। पहले डीजीटीआर ने स्टील कंपनीज के एसोसिएशन की मांग पर जांच की थी और पाया कि डंपिंग हो रही है नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर। आज ये फोकस में रहने वाले निश्चित तौर पर। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी, ये जो कंपनीज हैं गर्मियों के इम्पैक्ट वाले। अच्छा ठीक है, राहुल जी हमारे साथ नहीं है। लक्ष्मीकांत, आपसे ही व्यू चाहिए। कल हमने ब्लू स्टार में अच्छी तेजी देखी, कल हमने वरुण बेवरेजेस में बढ़िया तेजी देखी, इंडियन होटल एक और शेयर था जहां पर हमने शानदार 4 से 5% की बढ़िया तेजी देखी है। आप बताइए, आपकी भी नजर निश्चित तौर पर गई होगी। एक दो स्टॉक जरा इस बास्केट से बताइए जिसको थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं, 1 से 2 महीने की अवधि रख के। देखिए, वरुण बेवरेज लिमिटेड की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने भी अपने जो आपका क्लोजिंग ट्रेड था उसमें ये स्टॉक्स को रेकमेंड किया था। और उसके बाद हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव भी देखने को मिले थे। बट मुझे लगता है कि अगर हम करंट स्तर पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये स्टॉक स्ट्रेच हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए वरुण बेवरेज लिमिटेड में। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अगर ये डिप में मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 515 टू 510 के आसपास, तो हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। अदरवाइज हमें यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 550 के जो हर्डल्स हैं 550 से लेकर 555 के आसपास, वहां पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर किसी के पास पहले से है। बट डिप पर हम इसमें बाइंग की सलाह रख सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 510 टू 515। लेकिन हम अगर ब्लू स्टार को देखते हैं तो यहाँ पर अच्छे खासे अपसाइड के मूव निकल कर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बेस बनता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं ब्लू स्टार में। तो जो नियर टर्म के जो रेजिस्टेंस है वो नजर आ रहे हैं 2165 से लेकर 2170 के आसपास। एक बार इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है तो देन हमें यहाँ से 100 टू 120 पॉइंट के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ब्लू स्टार में। और एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है अगर हम डेली के चार्ट्स पे नजर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2080 के ऊपर होल्ड करता है तो इसमें बाइंग करके हम चल सकते हैं। पर आने वाले समय में जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 2260 से लेकर 2300 लेवल्स तक के। 2300 रुपए तक के स्तर तक ब्लू स्टार का शेयर जा सकता है। हो सकता है कि बड़ी तेजी हमने देखी है कल के सत्र में, आज थोड़ी सुस्ती दिखाए, लेकिन इस पर आप नजर जरूर रखिए। एक खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर भी आई है और खबर ये आई है कि उन्होंने मुंबई सर्किल में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। करीब 300 रुपए के आसपास से इनके प्लान शुरू हो रहे हैं 5G के, और मुंबई में रोल आउट के लिए इन्होंने नोकिया के साथ करार भी किया हुआ है। एक पॉजिटिव अपडेट जरूर है, लेकिन शेयर देखिए काफी ज्यादा पिटा हुआ है। मतलब अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में भी है। कहाँ जियो और भारती एयरटेल पैन इंडिया प्रेजेंस बना चुके हैं 5G के क्षेत्र में, और अब जाके मतलब वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये चीज हो रही है। कोई राहत आप देख रहे हैं किरण जी शेयर में?
किरण प्लीज अनम्यूट कीजिए। सॉरी। तो अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में दो ही शेयर है जहां पे पे आउट हो रहा है। नो डाउट बिकॉज ऑफ रेट काफी इन्वेस्टरों का ये फेवरेट स्टॉक है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, 6 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने देखा है, ये तीसरी बार 6 रुपए के लो से स्टॉक घूम रहा है, तो परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस डेफिनेटली बहुत बड़ा है। तो एक बार के लिए अगर आपको लॉन्ग करना है तो 7 रुपए के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 7 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 8 साढ़े 8 का एक लेवल है, अगर वो क्रॉस होता है तो उसके बाद इसमें डबल डिजिट के भी टारगेट हम देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 7 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। फ्रीज के साथ में अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट आपको दिख जाएंगे, एग्जैक्टली इतना ही गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ी देर पहले तक दिखा भी रहा था। तो फ्रीज लेवल 40 पॉइंट 22,875 का भाव आपको स्क्रीन पर दिखेगा। दूसरा बैंक निफ्टी का फ्रीज लेवल भी बता देता हूँ, वो करीब 61 पॉइंट ऊपर फ्रीज हुआ है और 49,375 है। आई रिपीट 23,202 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, और बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस है 49,500 एंड 49,800 है। पुल बैक क्योंकि पीसीआर बढ़ गया है इसलिए मेरे को पुल बैक पे आज का दिन तो और लगता है कि आज का दिन भी आएगा, बट उसके बाद कल से क्या होगा मेरे पास भी उसका नंबर्स नहीं है। तो इसलिए आज जो गया बीता हुआ कल है और आज जो है, इन दोनों को एक कंबाइन एफर्ट्स के साथ आप देख लीजिएगा, फिर सारा चेक कर लेना कि मेरे पास कौन कौन सा माल है, किस किस को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट आज भी थोड़ा बहुत पुल बैक तो आएगा मार्केट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अभी तक तो समझ में आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 2 रुपये ऊपर खोल रहा है, कल ये पूरा दिन भर नहीं चला, 300 पॉइंट निफ्टी के दिख गए, बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट दिख गए, लेकिन रिलायंस नहीं चला। आज चलेगा क्या? लक्ष्मीकांत जी नमस्ते, आज चलेगा रिलायंस? रिलायंस में जो हमें पुल बैक मूव देखने को मिला था कुछ समय पहले, तो वहां पर हमें एक 100 डीएमए का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1265 से 1270 के जोन पर। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ सकता है जब रिलायंस एक बार 1270 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अदरवाइज एक शॉर्ट टर्म डिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट निचले स्तर पर हमें सपोर्ट भी है अराउंड 1200 से लेकर 1180 के जोन पर। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक बार ये 1270 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन आफ्टर हमें 1330 के लेवल्स हम देख सकते हैं रिलायंस में। ठीक है, डन। तो ये एक पॉइंट हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशीषा जो मेरी सही होगी, थोड़ी देर पहले अभी आप देख रहे थे उनको, वो वॉल पे जा चुकी हैं ताकि आपको एक बड़े पैमाने पर ये दिखा पाएँ कि आज की 9 खबरें कौन सी हैं जिसको हम नवरत्न कहते हैं। आशीषा प्लीज़ बताएं आप। बिल्कुल, आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले स्टील कंपनियों पर फोकस करेंगे, जहां पर डीजीटीआर ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी रेकमेंड की है। पॉजिटिव खबर पूरे सेक्टर के लिए। टाटा स्टील ऑलरेडी प्री ओपन में तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। बजाज ऑटो, जहां पर राजीव बजाज के 5 साल के लिए एडिशनल नियुक्ति की गई है, दोबारा 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के पद पर रहेंगे, तो बजाज ऑटो इस दम पर। जायडस लाइफ साइंसेज कंपनी को एक प्रोडक्ट के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। बीपीसीएल, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है कई ग्लोबल कंपनियों के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, यहां पर भी अपनी नजर रखें। भारती एयरटेल कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुकी है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए, तो बड़ी अप्रूवल है शेयर होल्डर्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को बेचने की मंजूरी मिल चुकी है। भारती एयरटेल पर भी अपनी नजर रखें। एल&टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेज कंसिडर करेगा, 21 मार्च को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। टाटा मोटर्स मक्वेरी की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 826 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जेएलआर के पेयर्स की कमेंट्री भी अमेरिका के डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंटी की पॉजिटिव रिपोर्ट, उन्होंने खरीदारी की राय फिर एक बार रीइटरेट की है, जिसके चलते एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल तीनों ही स्टॉक्स पर उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। और लास्ट में इंडियन आईटी कंपनियों पर सिटी की काफ़ी कॉशियस रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, और एचसीएल, टेक और इन्फोसिस ये उनके प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे, लेकिन फिर भी कॉशियस नज़रिया पूरे आईटी सेक्टर पर, और इसके चलते स्टॉक्स और सेक्टर भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे डिटेल्स हमको देने के लिए।
आज ये 9 खबरें हैं, ठीक बाजार खुलने से पहले हमने आपके सामने रख दी हैं। अब मार्केट्स खोलने की कर रहे हैं तैयारी। दोनों मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं लेवल्स के हिसाब से ऑलरेडी जैसे आपको बता चुका हूँ 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और करीब 60 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। दोनों की एक शांत ओपनिंग होगी। लग ऐसा रहा है कि पहले आधे से पौने घंटे के अंदर मार्केट सही रहेगा, फिर थोड़ा बहुत कवरिंग और कर सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज का एक ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। रिलायंस का चलना आज निफ्टी को पुशअप दे सकता है। अगर रिलायंस नहीं चला तो निफ्टी में कल जैसा दम नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा निफ्टी ऊपर नीचे करता रहेगा आपको। बट हाँ, रिलायंस टिक गया तो फिर काम बन सकता है। ये पहला पॉइंट है, नोटिस करके रखिएगा। दूसरा पॉइंट है आईटी को लेकर जो सिटी की रिपोर्ट आई, इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा आज और पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आईटी में कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस मिल जाता है तब भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। एक और चीज़, मेटल्स चुपके धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। कल भी बढ़े, हिंडाल्को टॉप गेनर्स था, आज भी हिंडाल्को को लेकर ड्यूटी को लेकर एक खबर है। तो मेटल्स काउंटर्स पे भी आज आपको ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा बढ़ने वालों में से भी आज JSW स्टील गैप खोल रहा है, टाटा स्टील में गैप है। ये दोनों शेयर्स तो बाकायदा गैप के साथ ही खोल रहे हैं। ठीक, ऑटो कंपनीज के अंदर आपको क्या करना चाहिए? देखिए कल काफ़ी तेज़ी थी ऑटो के अंदर, आज सेलेक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आईटी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। भले आज अच्छा नहीं खोलेंगे वो स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, लेकिन आधे घंटे के अंदर अगर आईटी पकड़ लेता है स्पीड तो फिर काम बनेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तेज़ी का ट्रिक पहला आया है। 63 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, 31-35 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। इंडिया विक्स भी इस समय बिल्कुल फ्लैट है, इंडिया विक्स को छोड़ देना। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट हो चुका है, HDFC 6 रुपये की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। तो आज की जो ओपनिंग है उसके बाद एक शांत अवस्था रहेगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, 1600 वर्सेस 300 शेयर है, इसका मतलब आज भी मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और अगर आप परसेंटेज में चेक करना चाहेंगे तो 1/4% से ज़्यादा की बढ़त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स दोनों में मिल जाएगी, 1/4% से ज़्यादा की बढ़त। ठीक है, अब ये जो आपकी बढ़त आई है वो बैंक निफ्टी पे तो बढ़ गई है। द रीज़न इज़ बिंग क्योंकि उसके अंदर HDFC, कोटक, इंडसन, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन है। लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी को बार बार ऊपर नीचे होते देख पा रहे हो ना, थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आपको बोली थी कि निफ्टी ऊपर नीचे करेगा। उसका रीज़न एक तो आईटी और दूसरा रिलायंस। ये आज दो के ट्रिगर पॉइंट्स हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी इन दोनों से हटकर आप कुछ नहीं करेगा, आज इन दोनों के साथ करेगा। तो रिलायंस को ठीक रखो, आईटी को ठीक रखो, निफ्टी आपको ठीक रखेगा। रिलायंस को ख़राब करोगे, आईटी को ख़राब करोगे, निफ्टी आज अच्छा नहीं चल पाएगा। कल की जो बढ़त थी वो कल में निपट गई। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अभी भी बताने के लिए सफिशिएंट है, 1700 वर्सेस 250 पौने 300 शेयर्स हैं। देखते देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वापस से 5 रुपये की बढ़त आई, तो निफ्टी जो भी लाल निशान में झूल रहा था वो हरे निशान में आ गया। एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स और दिखा दीजिए और ज़्यादातर आईटी के शेयर्स फायर करना, फिर मैं आपसे बाद में कुछ एक और शेयर्स भी फायर करवाऊंगा। पहले निफ्टी का एक बार जरा आईटी इंडेक्स दिखाना, और मैं निफ्टी के जो शेयर्स आपसे बोल रहा हूँ ना आईटी कंपनीज़ के, वो ज़रूर फायर करना। पहला इन्फोसिस फायर करके, हाँ ये दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ, ठीक है। आईटी के स्टॉक्स दिखाना, खाली आईटी के, SCL टेक दिखाना, दिखाते जाओ, फटाफट से दिखाते जाओ सभी के सभी शेयर्स। विप्रो दिखा दो एक बार, इस पर टेक महिंद्रा दिखा दो। ज़्यादातर शेयर जो मैंने आपके सामने फायर करवा रहा हूँ ना, अभी भी आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन सभी शेयर्स में आज थोड़ा बहुत प्ले आना चाहिए। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इनकी परसेंटेज आप नोटिस कर लो, ये नहीं ख़राब होने चाहिए। अगर ये ख़राब नहीं होते हैं तो आज देखना निफ्टी वापस से एक स्पीड पकड़ेगा और ऊपर आएगा, नहीं तो निफ्टी को आज छोड़ देना। आज निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आज फिर बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चरली भी प्रॉब्लम नहीं है, और अभी इसमें गुंजाइश भी है 49,500 और 49,800 को टेस्ट करने की, ठीक है जी। तो फिलहाल 26-27 पॉइंट ऊपर ही सिर्फ अभी निफ्टी है, बट बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ के करीब 200 पॉइंट अपने स्क्रीन पे दिखा दिए। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है 1 से 1.25%। देखो मेजर आईटी इंडेक्स अगर आज लाल निशान में रहेगा ना, निफ्टी से ज़्यादा एफर्ट्स ना करना है, हो ही नहीं पाएगा। वो करेगा क्या बेचारा, हो ही नहीं पाएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्सेस दिखा दो एक बार जरा स्क्रीन पर, उसके पीछे की वजह और दिखाता हूँ। ये जो आप टोटल एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देख पा रहे हैं ना, इसमें छोटे और मझोले शेयर्स काफ़ी हैं। और अगर आज आप बैंकिंग में भी चेक करोगे ना, तो छोटे और मझोले शेयर्स में ज़्यादा उम्मीद चेक करना आप, ठीक है। आप RBL चेक करना, आप आज बंधन चेक करना, इस तरह के बैंक्स चेक करना। बड़े बैंक्स थोड़ा खिंचे हुए हैं, कल के मूव के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज थोड़ा रेंज में रहेंगे, ठीक है जी।
35 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी। परसेंटेज में 0.25% भी नहीं है, लेकिन 0.5% बैंक निफ्टी ऊपर हो गया और इसने 49,500 के मार्क को भी पार कर लिया। स्क्रीन पे दिखा दो, टिकर वाली टीम भले चलाना चाहे तो वो भी चला सकती है कि बैंक निफ्टी ने 49,500 को भी पार कर लिया। और इस बीच टिकर टीम ने एक और अपडेट दिया है कि सोना अब 88,900 के भी पार निकल गया। ये एक्सट्रीम बुल कंडीशंस में बनता है जब सभी असेट्स क्लास, लैंड, गोल्ड, मार्केट्स, क्रिप्टोस, ये सब के सब असेट्स क्लास चले। मैं आपको अभी डॉलर इंडेक्स लाइव नहीं दिखा सकता, नहीं तो डॉलर इंडेक्स 105 से थोड़ा गिर कर 103 पे आया हुआ है। हालांकि मैं उसको ज़्यादा नहीं देखता, एक्सट्रीम मंदी और एक्सट्रीम तेज़ी में उसको देखना चाहिए। रोज़ देखोगे तो फैसला ही नहीं कर पाओगे आप कि आपको करना क्या है। बट एनी हाउ, अब मैं ज़रा तेज़ी और मंदी वाले फटाफट से शेयर आपको ज़रा नोटिस कराता चलता हूँ, आप ज़रा देखते जाइएगा। निफ्टी 500 के अंदर आज महिंद्रा लाइफ स्पेसिस 5% ऊपर है। इसके अलावा GMR नहीं, सॉरी, टाटा सॉल्यूशंस, इसको छोड़ दो आप। यस, यही शेयर्स कुछ आपको आज ऊपर दिख रहे हैं। मैं कुछ और शेयर्स भी आपके लिए फायर करता जाता हूँ। मिधानी दिखाना एक बार ज़रा, मिधानी, ये भी आज बढ़िया ट्रेड आपको दिखेगा। वोल्टास आज बढ़िया गैप के साथ खुला है ऊपर, सेल खुला आज गैप के साथ ऊपर अच्छा, और टाटा कम्युनिकेशन भी आज बढ़िया गैप के साथ खुला है। मुथूट फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस, इन सब ने आज साल का हाई भी टेस्ट कर लिया है। देखते ही देखते जो करीब 60 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बढ़त थी वो 3 गुना हो गई। 6 तिया 24 होता है, 240 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त अभी बैंक निफ्टी पे आपको दिख रही है। 3 गुना हुआ खुलने के बाद बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी खुलने के बाद 1 पॉइंट भी नहीं चला। 40 पॉइंट गैप के साथ खुला था, अभी भी 40 ही पॉइंट है। इसलिए जो मैंने सुबह आपके सामने बात रखी कि ये थोड़ा अच्छा। एक और चीज़, आज आप बोलेंगे सर IT तो 0.2% नीचे है, लेकिन फिर बाजार 40 पॉइंट क्यों है ऊपर? एक तो बैंकिंग काउंटर्स भी निफ्टी का पार्ट होते हैं और दूसरा मेटल इंडेक्स। एक बार जरा मेटल इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे आप, 1 मिनट के लिए जरा मेटल इंडेक्स को भी स्क्रीन पर दिखाना। वो मेटल इंडेक्स IT की इस फॉल की काफ़ी हद तक वेटेज को कंप्लीट कर रहा है। तो आज ना जैसे आप बाजार खुलता ना, उससे पहले तैयारी कर लो कि किस सेक्टर्स में हमको दिमाग लगाना है, उसी में ही दिमाग लगाओ। अब आज दिन भर मैं IT देखूंगा ही नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं IT से। हाँ, मैं IT को सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल दूंगा कि हाँ भाई रुकेगा कहाँ पे ये, लेकिन मेरे को सारे के सारे ट्रेड है, या तो मैं बैंकिंग में देखूंगा, मेटल्स में देखूंगा, और थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कहीं और जाके चेक करूंगा सरकारी कंपनीज वगैरह में। तो इस तरह से ना सिलेक्शंस करोगे ना तो आपका ट्रेड फाइंडिंग और अच्छा होता जाएगा। खैर एनी हाउ, हीट मैप जल्दी जल्दी स्क्रीन पे लेके आइए, फिर मेहमानों से हम जरा पता कर लेंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं। आजकल हम सब कुछ एक साथ ही दिखा देते हैं आपके सामने, और ये बहुत अच्छे से प्लेट डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको 6-7 सेक्टर्स अलॉन्ग विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पूरा टेक मिल जाता है। बीच में आप देख पा रहे होंगे मेटल्स जो करीब 1% ऊपर है, फार्मास्यूटिकल साइडवेज है, मिड कैप स्मॉल कैप का मूव स्ट्रॉन्ग है आधा %, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ा हुआ है, और निफ्टी बैंक भी ½ % करीब ऊपर आ चुका है। मेन कल्प्रिट IT है जो 0.2% इस समय नीचे है। ये कल भी था, ऐसा नहीं कि कल नहीं लाल निशान में था, बट कल और आज में फ़र्क क्या है कि कल एग्रेशन था तो ये भी खिंच के ऊपर आ गया, आज एग्रेशन नहीं है तो ये खिंच के ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए IT छोड़ के आज आप सारा हिस्सा देखोगे तो आपको मेटल्स का और बैंक्स का भरा हुआ दिखेगा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। थोड़ा बहुत पावर और एनर्जी भी आप जोड़ लेना, आपको सबके रिप्रेजेंटेटिव स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये निफ्टी बैंक है, इसमें से ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर छोटे और बड़े बैंक्स दोनों आपको दिख रहे होंगे। और जैसे मैंने कहा था, छोटे बैंकों का दिन भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये पावर का भी इन्होंने हीट में फायर किया है हमारी PCR टीम ने, तो ये भी अच्छे से आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। फटाफट से फायर करते जाओ सारे। FMCG ऑटो भी आ जाएगा और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी आएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो बाजार में शुरुआत तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी फिसलन भी हम देख रहे हैं और निफ्टी सपाट है हल्के से गेंस पर, और निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई है वो रह गई है 180 अंकों के आसपास की। और बाजार में गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह है वो IT ही है। IT आज देखिए 2% नीचे TCS है, SCL टेक, इन्फोसिस, TCS इन्फोसिस ये बड़े वेटेज वाले शेयर है, तो निश्चित तौर पर ये निफ्टी पर दबाव बनाएंगे भी। और US में आज आने हैं
एफओएमसी का ब्याज दरों को फैसला, ब्याज दरों को लेकर, और जेरोम पावेल की स्पीच काफ़ी अहम है महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर, और दोनों से लिंक्ड है ये आईटी स्टॉक्स। अगर महंगाई अगर बढ़ती है, अगर ग्रोथ सुस्त होती है, तो फिर आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आगे इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन फटाफट अपने एक्सपर्ट से ट्रेड लेते हैं। ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और ध्वनि पटेल, किरण जानी, लक्ष्मीकांत शुक्ला तैयार हैं आपको बेहतरीन ट्रेड्स बताने के लिए शुरुआत की। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए क्या स्पॉट किया आपने बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डेफिनेटली बाजार के अंदर जिस हिसाब से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से एक हल्की सी यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रही है, बट ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा या नहीं वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर पूरे ब्रॉड मार्केट स्पेक्ट्रम को देखें तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से पहला काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है बाइंग साइड पे रहेगा, वो है हिंडाल्को का काउंटर। हिंडाल्को के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेली स्ट्रक्चर पे इसका एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक नैरो रेंज के अंदर वापस से जो ब्रेकआउट लेवल था उनका रिटेस्ट हुआ, और वहां से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्ट्रिक्टली आपको इसको बाय करना है ऊपरी स्तरों पे। जैसे ही आज का डे का हाई जो है उसको वापस से हम ब्रेक करते हैं, 700 रुपए का लेवल ब्रेक होता है, वापस से आप वहां पे उसको बाय कीजिए। 715 से 730 रुपए तक की बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो 689 का लेवल रहेगा, तो खास करके 700 के लेवल के ऊपर हिंडाल्को को बाय करें। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है लार्सन एंड टूब्रो एलटी का काउंटर। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है वो ऊपरी स्तरों पे आपको टारगेट के तौर पे 3350 के लेवल्स तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3260 का मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 3260 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। एलएनटी में हम मजबूती देख रहे हैं, कल के सत्र में भी शेयर ये मजबूत था और कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है एलएनटी का शेयर। दूसरा हिंडाल्को, 700 रुपए के ऊपर आपको बाय करना है, कंडीशनल बाय है ये, आप ध्यान दीजिएगा। और 689 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है हिंडाल्को के शेयर में। 715 पहला टारगेट और 730 दूसरा टारगेट, तो ये दो बाय कॉल्स होंगे आपके लिए ध्वनि की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर में मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। पिछले कई दिनों से ये जो टाटा पावर है वो अपने एक बैंड में चल रहा था, बट कल हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिला है, और उसी का हमें आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी इसकी जो ओपनिंग हुई है पॉजिटिव कैंडल के साथ हुई है। तो मुझे लगता है कि हम टाटा पावर को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 355 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 385 के। ठीक है, 385 के टारगेट होंगे आपके लिए टाटा पावर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल शुरुआत की है शेयर ने। पावर स्टॉक्स में ना आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे ही चल रहे हों, बट मूव सारे हैं। पीएसयू वाली कंपनीज भी चल रही हैं, और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज में भी रह रहे कि तेजी आ रही। कभी टॉरेंट पावर चलेगा आपको, कभी टाटा पावर में आपको तेजी दिखेगी। तो आपको ये मौके की पहचान करनी है। 18 स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको उन मौकों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। किरण जी, आप बताइए, आपको क्या दिखा है बाजार में? सो ओवरऑल जो ओपनिंग है वो काफी म्यूटेड है। काफी सारे स्टॉक्स अपने हाई से नीचे के लेवल आए हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है वहां पे एक बार के लिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है वहां पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। तो पहला जो हमारा पिक रहेगा वो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 दिन से लगातार काउंटर सस्टेन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट करंट मार्केट प्राइस से 3800 के आसपास के ट्रेड कर रहा है। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 3780 का बन रहा है। अगर 3780 ब्रेक नहीं करता है नीचे के लेवल में, तो देयर आर चांसेस कि हम 4000 प्लस के टारगेट देख सकते हैं। तो आज या कल में 4000 के टारगेट के लिए डीमार्ट मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट को लॉन्ग कीजिए। आज थोड़ी सी आपको नर्वस में जरूर दिखेगी, एंट्री के लिए सही हो जाता है कई बार ये। 3780 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है, बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस है, और 4000 रुपए के टारगेट होंगे डीमार्ट के लिए। इस बीच बाजार आप देखेंगे तो सारे के सारे गेंस को सरेंडर करके हम देख रहे हैं कि निफ्टी लाल निशान में है। निफ्टी बैंक अभी 180 अंकों के गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा गिरने वाले 5 शेयर हैं, 5 के 5 आईटी के हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारे आज के सत्र में आपको कमजोर दिखेंगे। और अगर हम एफएनओ के स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी लिस्ट सेम है, आपको आईटी ही दिखेगा वहां पर भी। एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओरेकल, एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, मतलब सारे के सारे आईटी शेयर कमजोर हैं। 10 के 10 आज आपको कमजोर दिखेंगे आईटी में।
प्रॉब्लम ये है कि आईटी इंडेक्स जो है वो बेयर टेरिटरी में चला गया है। बेयर टेरिटरी यानी कि अगर रीसेंट हाई से 20% से ज्यादा का करेक्शन हो जाए तो उसको हम बेयर मार्केट बोलते हैं। करीब करीब 22% के आसपास की गिरावट आईटी इंडेक्स में हो चुकी है। 46,000 के आसपास का हमने इंडेक्स देखा था और अब 36,000 के नीचे का इंडेक्स देख रहे हैं। आज 2% के आसपास की कमजोरी है। चैलेंजेस हैं कुछ। अमेरिका में थोड़ी सी रिसेशन की बातें हो रही हैं, महंगाई वहां पर थोड़ी सी एलिवेटेड जरूर है। एआई को लेकर टेंशन है कि कंपनीज के लिए रेवेन्यू के नए स्ट्रीम्स खोजना वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। कोशिश करेंगे एक आईटी एनालिस्ट से भी बातचीत करने की और उनसे पूरा सिनेरियो समझने की। कल हमने देखा था कि नेस्डेक में करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी और आज फिर भरभरा के हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय आईटी शेयर टूट रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, कोई शॉर्ट का ट्रेड आ रहा है आपके रडार पर? आईटी में कोई शॉर्ट करें कुछ? जी, करंट लेवल्स पे तो अभी ऐसे कोई स्टॉक नजर नहीं है कि जहां से हम शॉर्ट का रिकमेंडेशन दे सकें, बट ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेलिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई पुल बैक मूव आता है फर्दर अराउंड 2 to 3% के आसपास इंट्राडे ट्रेड के लिए, देन आफ्टर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देन आफ्टर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें सेलिंग करना है कि नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी आने वाले समय में अगर पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देता है तो हम सेल के लिए अप्रोच कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये नज़रिया आईटी स्टॉक्स पर, टीसीएस के अलावा कई सारे और स्टॉक्स पर भी हमने बातचीत की। लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स में कमजोरी। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टोरेंट फार्मा 1.5% नीचे, सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, अजंता फार्मा जैसे सभी स्टॉक्स आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण जी, क्या राय होगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? हमने मार्केट ओपन के पहले भी चर्चा की थी, लेकिन टोरेंट फार्मा और सन फार्मा गिरावट के साथ आज कारोबार। जब शुरुआत में हमने डिस्कस किया था तभी भी हमने औरो फार्मा के ऊपर हमारा व्यू बताया था कि हमें लग रहा है कि फार्मा के अंदर अगर कहीं लॉन्ग जाना है तो औरो फार्मा के अंदर जा सकते हैं। तो अभी भी हम वही व्यू के साथ फार्मा में आएंगे कि औरो फार्मा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। करंट मार्केट प्राइस 1140 1135 के बीच में कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए। 1100 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1120 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारा व्यू औरोबिंदो फार्मा के ऊपर काफी बुलिश है। ठीक है, ये नज़रिया औरोबिंदो फार्मा पर, और इसके अलावा कई सारे फार्मा स्टॉक्स में आज गिरावट भी दिखी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर एक्शन दिखा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखी है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक सभी % 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? क्या खरीदारी के मौके बनेंगे और क्या जो आज के सत्र में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है क्या ये कंटिन्यू होगा? जी डेफिनेटली निफ्टी पीएसयू बैंक्स में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। और अगर हम कोई स्टॉक्स देखें, जहां तक हम एसबीआई को देख रहे हैं या हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देख रहे हैं, यूनियन बैंक्स को देख रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी। कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और वहां से वो अपसाइड की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आने वाले समय में 225 से लेकर 230 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो भी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो नजर आ रहा है 205 का। वहीं पर अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, 740 के लेवल्स को ये निकाल चुका है, तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ से स्टॉक 765 770 के लेवल्स को टच कर सकता है और अगर कोई इसमें लॉन्ग ट्रेड लेता है तो 720 का स्टॉप लॉस लेकर इसमें लॉन्ग रिकमेंड किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 770। ठीक है, तो ये नज़रिया कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर हमने आपके सामने रखा। लेकिन मिश्र धातु निगम यानी मिधानी स्टॉक पर नज़र डालते हैं। 5.5% की शानदार तेज़ी इस स्टॉक में दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल 277 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। ध्वनि, क्या राय होगी आपकी मिश्र धातु निगम यानी मिधानी पर?
जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेलीज पे स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल के पास है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट लेवल होता है तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ पे करीब 30 पॉइंट्स का यहाँ पे जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। बट हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें, जैसे ही काउंटर यहाँ पे 280 का लेवल है उसको ब्रीच करता है तो वहां पे इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसके अंदर जो टारगेट आपका रहेगा तो इनिशियली आप यहाँ पे 310 का टारगेट लगा के चलिए। स्टॉप लॉस का लेवल जो रहेगा वो नीचे के स्तरों पे आपको 266 का जब लेवल है, 265-66 का लेवल है, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। बट कंडीशनली ब्रेकआउट इसका जो है नेकलाइन का वो 280 के लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाएं। तो ये नजरिया मिधानी, जहां पर 5.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल हो चुका है। लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर यहां पर काफी ज्यादा कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स आज सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। इनफैक्ट सिटी की रिपोर्ट, वहां पर उनका नजरिया काफी कॉशियस है। पूरी डिटेल्स के साथ वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते सिटी का नजरिया आईटी सेक्टर पर काफी कॉशियस बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सिटी का ये कहना है बेसिकली कि अगर आप देखेंगे तो इस साल यानी कि 2025 में शुरुआत से अब तक आईटी इंडेक्स में 16% की गिरावट देखने मिली है। लेकिन इसके बावजूद इनको इस पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन जो है वो महंगे लगते हैं। एक साल फॉरवर्ड अगर वैल्यूएशन देखेंगे एनएससी आईटी इंडेक्स के तो करीब 24 टाइम के आसपास के हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी है उसके चलते ये वैल्यूएशन जो है वो इनको थोड़े बहुत टेस्ट लगते हैं। इनको लगता है कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी है उसके चलते आगे का आउटलुक जो है वो थोड़ा बहुत कॉशियस है। FY26 में जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो केवल 4% के आसपास की होगी, जो कि FY25 के मुकाबले सेम लेवल्स पे होने वाली है। यानी कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो रुपया गिर रहा है, अगर आप कहेंगे कि रुपये गिर रहा है तो जाहिर सी बात है आईटी कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट शायद आपको उतना नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। और इन्हीं सब के वजह से इन्होंने अपना पूरा स्टैंस जो है आईटी सेक्टर पे उसको कॉशियस किया है। इनको एचसीएल टेक और इन्फोसिस थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं पीएस के मुकाबले। साथ ही साथ एम्फोसिस को इन्होंने यहाँ सेल से अब बाई की रेटिंग दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर चुका था, तो उसके चक्कर में इन्होंने अपनी रेटिंग जो है यहाँ पे बदली है। लेकिन पूरे सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो उस पर कॉशियस है। अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके चलते इनको इस सेक्टर के वैल्यूएशन जो है महंगे लगते हैं। तो सेक्टर के वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव, मार्जिन्स पर भी कॉशियस नजरिया। इसी के चलते सिटी की इस रिपोर्ट के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर काफ़ी तेजी आज के सत्र में दिखी है। वीआईपी इंडस्ट्रीज 5% से ज्यादा की तेजी, और शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी, याद रखें शुगर सेक्टर को लेकर भी काफी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है और अब इस्मा का मानना है कि शुगर अवेलेबिलिटी को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं रहेंगे इस साल। बलरामपुर चीनी स्टॉक 5% के ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार। ध्वनि, क्या राय होगी? बलरामपुर चीनी 528 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। बिल्कुल आशीष शाह, अगर हम ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आज के सेशन में यहाँ पे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के साथ, इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो करीब बन रहा था 510 के लेवल के पास, जिसका आज के सेशन में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो वॉल्यूम के साथ हमें कंफर्म भी यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। अपवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको 570 से 575 के लेवल्स तक। और अगर पोजीशंस यहाँ पे बना के रखी हुई है तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा, तो यहाँ पे आप 499 का स्टॉप लॉस लगाएं। बलरामपुर चीनी को लेकर एक आज आपको ट्रेड मिल गया। वैसे भी शुगर काउंटर्स देखो वैसे तो बहुत सिलेक्टिव हैं, उसमें से भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। बलरामपुर चीनी इकलौता ऐसा शेयर है और उसमें तो वॉल्यूम की भी प्रॉब्लम है। अगर आप ले लोगे तो फिर आपको साइक्लिक अगर चल रहा है तब तो ठीक है, गेन आएगा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे भी चलेगा। नहीं तो क्या वन डे चल के ना अगर मान लो शेयर रुक जाएगा ना तो आपसे निकला भी नहीं जाएगा बाहर। तो इसलिए शुगर कंपनीज में ना बड़े ही शेयरों में काम किया कीजिएगा। और बलरामपुर चीनी में वॉल्यूम अच्छा है, 5% के आसपास का है। एक और चीज़, जरा मार्केट्स पे वापस लौटेंगे तो आप देखेंगे कि आज निफ्टी वापस से लाल निशान हरे निशान, लाल निशान हरे निशान में जूझ रहा है। ये बात हमने सुबह एग्जैक्टली जब मार्केट खुल रहा था
तब भी आपके सामने बात रखी थी। आज के दो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सेकंड इज़ आईटी का को रोको और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चलाओ, तभी निफ्टी ठीक हो पाएगा। नहीं तो होगा क्या, निफ्टी क्रैक तो नहीं देगा बड़े, बट निफ्टी चलेगा नहीं आज फिर, क्योंकि कल जैसा मोमेंटम नहीं है कि रिलायंस को छोड़कर आप चला दोगे। कल आप इतना ज़ोर का तेज़ मूवमेंट था कि आईटी पहले लाल निशान में खुले लेकिन बाद में सारे शेयर्स डेज हाई बंद हुए। आज ऐसा नहीं है, तो इसलिए लाल निशान हरे निशान में बार बार आप आते रहोगे लेकिन ट्रेड नहीं ले पाओगे। ट्रेड लेने के लिए आज रिलायंस का और ख़ासकर आईटी कंपनीज़ का रुकना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस तो 6 रुपये ऊपर है अभी, लेकिन थोड़ा और चल जाए तो। ध्वनि, आज रिलायंस से उम्मीद कुछ करके चले, अभी तक तो निराश नहीं किया, कम से कम ओपनिंग के बाद से। और मैंने ना 15 मिनट का चार्ट डाला है, उसके अंदर एक ब्रेकआउट भी हुआ है आज, और मेरे को लग रहा है कि 12.60 तक तो आज में आ जाना चाहिए। एक बार चेक करो, सिर्फ 12.60 का मैं टारगेट मान रहा हूँ रिलायंस का आज का। जी बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत ही कंफर्टेबल टारगेट है जो आप बता रहे हो यहाँ पे रिलायंस के लिए अचीव करना ऑन द हायर साइड। अगर आप यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे भी देखें तो डेली स्ट्रक्चर पे भी आपको एक नैरो पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे नीचे की तरफ में 1230 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ में 1260 है, वहां पर एक हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो डेफिनेटली 1230 का यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1260 आपको इजीली देखने को मिल सकता है। 12.60 ईजिली आज मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, और मैं ये चाहता भी हूँ कि आज रिलायंस 12.60 कम से कम लगा दे। उसकी वजह है, एक तो ये थोड़ा खिंच जाएगा, अपने सपोर्ट से ऊपर आ जाएगा, और दूसरा ये थोड़ी बाज़ार को ना कुशन भी प्रोवाइड करेगा। हर दिन नई सामग्री चाहिए। अब कल वाले शेयर आज फिर से वैसे चलें, ऐसे नहीं हो सकता। तो नए प्लेयर्स चाहिए आज सेकेंड डे मोमेंटम जनरेट करने के लिए। कल रिलायंस दिन भर नहीं चला, माफ़ कर दिया, लेकिन आज तो बहुत चलना पड़ेगा। तो आज आप चलो 12.60 ले आओ। आज निफ्टी आपको कहीं नहीं दिखेगा, हरे निशान में ही दिखेगा। बट एनी हाउ, कुछ और शेयर्स भी ज़रा पता कर लेते हैं जहाँ पर आज ट्रेड देखने को मिल रही है। उन सब में एक शेयर मेरे को पता करना है लक्ष्मी जी से, उसके बाद फिर हम नए सेगमेंट की तरफ भी बढ़ जाएंगे। पूना वाला फिनकॉप दिखाओगे आप? कल हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, आपको बताया भी था, खुल के बताया था कि इसका डेरिवेटिव्स का डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है और ये ज़रूर चलेगा। आज देखो पूना वाला फिनकॉप आपको करीब 2-2.5% ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले आप ढूंढ के ऐसे ही रखो, तो आपका काम बनता जाएगा। एक दो शेयर्स में आपको और भी दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ जस्ट पॉलिसी बाज़ार दिखाओगे, सॉरी वोल्टास दिखाओ एक बार। वोल्टास लक्ष्मी सर एक बार ज़रा चेक करना कितना चल सकता है वोल्टास। वोल्टास में हमें 3 to 4 डेज का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो बुलिश बेल्ट होल्ड का है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक अब 1570 तक निकल सकता है। वो उसका पहला हर्डल होगा। अगर 1070 के हर्डल्स को निकालता है देन 1605 उसका सेकंड हर्डल होगा। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश नजर आ रहा है। अगर इसमें किसी को बाइंग रिकमेंड करना, अगर हम करेंगे तो 1470 के स्टॉप लॉस के साथ 1570 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। एक बार ये 1070 के लेवल्स को निकालेगा देन 1605 के लेवल्स भी वोल्टास हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। ठीक है, देखो मैं तो आपसे सेलेक्टिव शेयर्स ही पता करूंगा, और मैं वो सारे शेयर छांट के लेके आता हूँ आपके लिए, और एक्सपर्ट से पूछता हूँ ताकि आप उन्हीं शेयरों में रहें। बस उन्हीं शेयरों में रहेंगे तो आपको आज का प्ले भी मिल जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा। नरेश मिरानी भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आपने केन से शेयर आइडेंटिफाई किया सर, कौन सा ट्रेड है आज आपका? तो सबसे पहले बाय रहेगा एलएनटी पर, जहाँ पे एक सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है, और लास्ट एक साल में भी 3200 3250 एक सपोर्ट था, उसके नीचे जाने पे सेलिंग नहीं है, रिवर्सल है। कल अच्छा रिवर्सल हुआ था, तो यहाँ पे बाय रहेगा एट करंट लेवल्स एज वेल एज डिप्स पर। स्टॉप लॉस होगा 3220, टारगेट होगा 3500 का। दूसरा बाय रहेगा पीएफसी पर, उसने भी लास्ट एक साल के सपोर्ट से रिवर्सल किया है और डबल बॉटम बने 360 365 जोन में। 400 402 के ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा ब्रेकआउट मूव हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 390, टारगेट होगा 430 का। ठीक है, डन, ये पॉइंट भी टेकन है। तो दोनों शेयर्स आपके सर हमने नोटिस कर लिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के साथ।
अमोल सर नमस्ते, बताइए सर आज आपने कौन सा ट्रेड ढूंढा है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। टाइटन के साथ जाना चाहूंगा 3100 मार्च सीरीज का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 31 रुपीज के आसपास चल रहा है, टारगेट रहेगा 65 रुपीज का और स्टॉप लॉस उसका है 15 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 5950 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 2800 का। रिवर्सल फॉर्मेशन, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। हालांकि आज सुबह से थोड़ा दबाव में जरूर है, बट ये इंट्राडे डीप ही लग रहा है और करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जा सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और रीजनिंग आपने दी थी इसकी 3100 की स्ट्राइक की कॉल है, सॉर्ट ऑफ एट द मनी आप समझ लो। 3071 पे तो चल ही रहा है, इन द मनी समझो आप थोड़ा सा। और अभी तो ये शेयर लाल निशान में, बट कॉल दी है तो इसका मतलब ये शेयर हरे निशान में आ जाएगा। 31 रुपये में आपका एक कॉल मिलेगी आपको, 65 रुपये टारगेट, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। रिस्क लॉट कैलकुलेटेड है, एक लॉट से भी 5-5.5 हज़ार रुपये कैलकुलेटेड है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे भी सोना ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, अभी 88,900 का तो थोड़ी देर पहले हमारी टिकर टीम ने भी फ्लैश किया। और गोल्ड की जो फाइनेंस वाली कंपनीज़ है वो भी ऊपर हैं। ये रेयर होता है कि सोना बेचने वाले और सोना गिरवी रखने वाली कंपनीज एक साथ चलने को तैयार हो जाए। ये तभी होता है जब वो कोर प्रोडक्ट होता है ना, जिस चीज़ पे दोनों कंपनीज ठहरी हुई हैं, सोना वही चलने लग जाए, तभी ऐसा हो पाता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एनी हाउ 20 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पे वापस आई है। वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 पॉइंट ऊपर आ गया, यानी कि 3 रुपये ऊपर आया। और साथ ही साथ आईटी ने अपनी गिरावट को रोका। एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स वापस से दिखा दो, और आईटी इंडेक्स भी आपको दिखेगा स्क्रीन पर। ठीक है जी, 28 पॉइंट ऊपर, लेकिन ये ऊपर नीचे करता रहेगा, ट्रस्ट मी, जब तक आज रिलायंस 1260 एक बार ना दिखा दे और थोड़ा आईटी की गिरावट ना रुक जाए। इन दोनों में से वट एवर द फर्स्ट जो पहले होगा निफ्टी को रोक देगा और चला भी देगा थोड़ा बहुत। आगे बढ़े, अब नरेश भाई से 2 शेयर मेरे को और फटाफट से पता करने हैं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। टाटा कम्युनिकेशन छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हटाओ मत दिखाना इसको। हाँ, 1 मिनट, वॉल्यूम नहीं आ रहा है एक्चुअली शेयर्स में, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अदरवाइज़ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी इस शेयर को पता करने में। ये दिखाओ हेवेल्स का एक बार। नरेश भाई एक बार जरा हेवेल्स चेक करना, हेवेल्स चल सकता है क्या आज? कल अच्छा रिकवरी हुआ है, एक गैप डाउन मूव था उसको भी कवर किया है। यहाँ पे भी स्लोली एंड स्टेडीली 1650 तक का अपसाइड आ सकता है, तो करंट लेवल्स पे भी बाई रहेगा। थोड़ा डिप पे ऐड करना चाहिए क्योंकि आज ऑलरेडी 2% ऊपर है। एक ये डिप कितना, चलो डिप बताओ फिर सर, डिप कितना? 1550 पे तो चल ही रहा है। 1530 1540 के आसपास बाई रहेगा। 1530 1540 स्टॉप लॉस दोगे सर? स्टॉप लॉस होगा 1515 का। 15-15 का स्टॉप लॉस है, 1530 1540 में प्लस करना, सौदा खोल देना। वजह एक्सपायरी तक रखो आप इसको, हो सकता है एक्सपायरी तक में हेवल्स आपको बढ़िया मूवमेंट दे दे। आज जो पोजीशंस बन रही है लॉन्ग साइड की बन रही है, बिल्डअप ज़्यादा है, प्राइस एक्शन कम है, तो उम्मीद है कि आप ये थोड़ा इसको चेस करेगा। दीपक नाइट्रेट भी लेके आना, एक और शेयर है दीपक नाइट्रेट। ठीक है, वो होगा 2000 प्लस का शेयर है, 2-2.5% ऊपर इसका ओआई है। एक बार ध्वनि आप चेक करोगे दीपक नाइट्रेट को? जी बिल्कुल डिम्पी जी, और उससे पहले मैं एक अपडेट भी देना चाहती हूँ कि मिधानी का यहाँ पे जो हमने बाय लेवल बोला था वो इनिशिएट हो चुका है, तो इसके अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। पैटर्न ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हुआ है, हेड एंड शोल्डर्स इनवर्स जो बन रही थी उसका, तो यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और जहां तक दीपक नाइट्रेट का सवाल है, डेफिनेटली काउंटर के अंदर पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। और स्टॉक ने यहाँ पे हाल फिलहाल में ही अपनी 20 पीरियड की जो डीएमए है उसको यहाँ पे ऑन द हायर साइड क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल जो बाइंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको 2100 की लेवल तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आज का जो लो बनाया है काउंटर ने यहाँ पे 1980 के लेवल्स के पास, आप स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करें, ऑन द हायर साइड 2100 का टारगेट लगाएं। ठीक है, डन। और अब हम थोड़ा एक और स्टील वाली काउंटर्स की तरफ भी बढ़ते हैं, और आशीषा के पास थोड़ी और जानकारी भी है इसमें कि जो सेफ गार्ड ड्यूटी की सिफारिशें हो रही है ना, ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, सेफ गार्ड ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, डिमांड सप्लाई पे कितना असर पड़ेगा, ये सारी जानकारी आशीषा के पास है। आशीषा एक बार जरा पूरी चीज़ें समझा दो सारी।
हम ब्रीफ बैकग्राउंड दे तो इंडिया में इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके थे स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स से। चाइना, वियतनाम, कोरिया जैसे देशों से काफ़ी इंपोर्ट्स बढ़ चुके थे, जिसके चलते डोमेस्टिक स्टील मिल्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते होते हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक स्टील मिल्स के सेल्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था। दिसंबर के महीने में DGTR ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था कि हालांकि क्या वाकई में इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं और उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर हो रहा है। तो अब 3 महीने बाद DGTR ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी का रिकमेंडेशन दिया है। याद रखें, अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। अगले 30 दिन में इंडस्ट्री अपने कमेंट्स दे पाएगी, उसके बाद ओरल हियरिंग होगा और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए केवल रिकमेंडेशन है। इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन करीब 25% की सेफगार्ड ड्यूटी थी, लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी की माने तो उनका मानना था कि 10 से 15% के बीच सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो 12% सेफगार्ड ड्यूटी लार्जली अनुमान के मुताबिक ही है। काफी टाइम से इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कुछ आता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब भी और 30 से 35 दिन लग सकते हैं फाइनल अनाउंसमेंट आने में। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव खबर है, DGTR ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का ऐलान यानी रिकमेंडेशन किया है, जिसके चलते सभी स्टील स्टॉक्स में आज काफी अच्छा एक्शन भी दिखा है। इनफैक्ट इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो JSW स्टील के काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स हैं और हॉट रोल्ड कॉयल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है उनका, जिसके चलते उनको डायरेक्ट फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील जैसी सभी कंपनियों को अक्रॉस द बोर्ड जो स्टील्स इंडस्ट्री में है उनको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो हाँ, अभी के लिए ये पॉजिटिव खबर है। 12% की सेफगार्ड ड्यूटी का रिकमेंडेशन किया है। जब भी इंडस्ट्री से उनके कमेंट्स आ जाते हैं और फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट आएगा। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव खबर पूरे सेक्टर के लिए। निश्चित तौर पर सरकार ने 12% ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया है, सिफारिश की है इनफैक्ट। और हम देखने की स्टील वाले जो शेयर चल रहे हैं, सुबह भी हमने पूछा था कि कौन सा शेयर ज्यादा चलेगा। सेल में तेजी ज्यादा हो रही है, 3% के आसपास की। JSW स्टील शुरुआती तेजी को गंवाकर अब 1% से भी कम तेजी पर कारोबार हो रहा है कर रहा है। लेकिन अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो वहां पर करीब 1.5% के आसपास की मजबूती कायम इस वक्त दिख रही है। बजाज फाइनेंस के बारे में जरा एक व्यू लेंगे। नरेश जी, बजाज फाइनेंस आज नई ऊंचाई पर यह शेयर पहुंच गया। बजाज फिनसर्व तो कल डाउन था, जो अलियंस वाली खबर आई थी उसके चलते, लेकिन बजाज फाइनेंस में मोमेंटम बरकरार है। 8,800 रुपए के ऊपर शेयर है ये। कितनी तेजी और देख रहे हैं आप इसमें, और क्या नए लॉन्ग्स इसमें जोड़ने हैं? ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है। नए लॉन्ग्स जोड़ने में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है क्योंकि स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया लास्ट 3-4 दिनों में। ओवरऑल 9,100 टू 9,300 अपसाइड हो सकती है। डिप्स ऑन जब अगर 8,700 8,750 आए तब डिप पे बाई बनता है स्टॉक। आप डिप पे बाई कीजिए। इंटरग्लोब एविएशन में लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं। ध्वनि, कितनी तेजी आप और देख रही हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जब से ये 4,000 रुपए के ऊपर आया है शेयर, तब से इसमें कोई थकान की कोई बड़े सिग्नल दिखे नहीं है इंटरग्लोब एविएशन में। अब तो 4,850 रुपए के आसपास आ गया है शेयर। ये आगे गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इस बार थोड़ी तापमान ज्यादा रहेगा, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन आए हैं। और एक अनडिस्प्यूटेड लीडर तो है, खैर है ही डोमेस्टिक स्पेस में। क्या टारगेट्स आप सुझाएंगे इंटरग्लोब के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो काउंटर ऑन द पॉजिटिव साइड ही है। इनफैक्ट 3900 के लेवल्स जो सपोर्ट की तरह काम करे, उसके बाद स्टॉक के अंदर जो एक रैली देखने को मिली है, तो फर्दर जो प्रीवियस स्विंग देखते हैं हम, उसका भी ब्रेकआउट 4750 के पास यहाँ पे देखने को मिला। ऑन द हायर साइड अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे 4970 के लेवल के पास। 4970 5000 के लेवल्स तक इसके अंदर जो बढ़त है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। और इन लेवल्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो फ्रेश हाइज भी यहाँ पे काउंटर जो है वो ऑन द हायर साइड बना सकता है। लॉन्ग पोजिशन अगर आपने यहाँ पे बना के रखी है तो सजेस्टेड स्टॉप लॉस रहेगा कि आप नीचे की तरफ में 4730 का लेवल है, वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करना चाहिए। उसी लेवल को स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, और लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी है तो अपना स्टॉप लॉस भी वहां पे ट्रेल करें। 4,970 के टारगेट, 4,730 रुपए का स्टॉप लॉस इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस के लिए। एक और शेयर के बारे में जरा जानकारी लेते हैं, जिसके बारे में खबरें आए ना आए अपनी रफ्तार से चलता है और घूम फिर के उसी लेवल पे आ जाता है। वो है यस बैंक। आज वैसे देखा जाए तो एक नेगेटिव इनक्ले न्यूज है, करीब 150 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड नोटिस भी बैंक के लिए आया है। लक्ष्मीकांत जी,
क्या उम्मीद आप करते हैं यस बैंक के शेयर से? देखिए अच्छी कमेंट्री आ जाए तो भी कुछ उत्साह बनता नहीं है, एक रेंज में शेयर फंस के रह गया है। कोई उम्मीद है आपको? आज की तेजी को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये कंटिन्यू होगी या फिर एक दो दिन का मामला फिर फिजल आउट? ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन यस सिक्योरिटी लिमिटेड यस बैंक की एक स्विस कंपनी है, तो मैं उस पर कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हूँ। नूरेश जी से पूछ लेते हैं। नूरेश जी, यस बैंक पर व्यू दे पाएंगे आप? सो टेक्निकली लोअर टॉप लोअर बॉटम ही है, रिकवरी आ नहीं रही है काफी टाइम से, बट 16 रुपए का बॉटम था रफली एक साल पहले, तो देखना ही है 15-16 से अगर रिकवरी आती है तो वेट करेंगे। ओवरऑल एज ऑफ नाउ कोई रिकवरी का मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मोमेंटम दिख नहीं रहा है यस बैंक में। आज के बाजार में अगर आप देखेंगे तो चाय वाले शेयर भी कड़क हैं, चीनी वाले शेयरों में हम मिठास देख रहे हैं और कुछ कुछ टायर वाले शेयर में भी मूव्स हैं। देखिए क्रूड रिलेटेड टायर वाले स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदें बन रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होगा, बातचीत हुई है और इसको लेकर अग्रीड भी हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन। देखते हैं कि फॉर्मल अनाउंसमेंट कब आता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो जेके टायर, एमआरएफ, अपोलो टायर, टीवी श्री चक्रा, ये सारे के सारे शेयर 1 से 1.5% के आसपास के मूव्स दिखा रहे हैं। ध्वनि, कोई पिक आपकी टायर वाले शेयरों में? डेफिनेटली अभिषेक जी, इनके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट तो देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अपोलो टायर जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है, जहां पे 420 का लेवल जो बनता है वो उसको ऑन द हायर साइड क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेके टायर के अंदर अभी भी स्कोप है, यहाँ पे आप एक बाय इंटरेस्ट बना के चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे काउंटर जो है वो 280 से लेके 85 के रेंज तक ऑन द हायर साइड मूव अभी भी कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको खास करके मेंटेन करना है नीचे की तरफ में 272 के लेवल्स के पास। इस लेवल को अगर हम वापस इंट्राडे बेसिस पे नीचे की तरफ ब्रीच करते हैं तो वापस इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस 272 का लगाए। ऑन द हायर साइड 280 से लेके 285 के रेंज तक काउंटर ऑन द हायर साइड मूव कर सकता है। 285 तक मूव कर सकता है जेके टायर का शेयर। 1.5% के आसपास की तेजी है, आप इसमें चाहें तो टायर में पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो शेयर्स हैं, आज हम लगातार सेकेंड डे देख रहे हैं कि ठीक ठाक बाइंग हो रही है। एंजल वन जो कि ब्रोकिंग कंपनी है, वहां पर भी आपको तेजी दिखेगी। बीएससी लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती है करीब करीब 3-3.5% के आसपास की। कैंप्स जो कि रजिस्ट्रार है, वहां पर करीब 4% के आसपास की तेजी है। ये स्पेस भी बजिंग है। बीएससी पर व्यू दीजिए नरेश जी, क्या जो करेक्शन होना था बीएससी में, क्योंकि हमने देखा था कि 6,000 रुपए के भाव से गिरते गिरते एक स्टीप फॉल आया 4,000 रुपए के आसपास से। जब ये एनएससी ने अपनी एक्सपायरी की डेट जब चेंज की थी तो उस दिन गिरावट काफी ज्यादा सीवियर थी। बीएससी आपको लगता है संभल गया और चलने के लिए तैयार है फिर से? तो ओवरऑल हम देखें तो ये करेक्शन के बाद भी काफी कम गिरा है बाकी स्टॉक से, बट शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। बाउंस बैक आ सकता है 4500 तक, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये बाउंस बैक ट्रेड करने के लिए 4150 का। को लेकर ये व्यू और यहां से चल सकता है 3.5% के आसपास की तेजी है। हमारे सारे के सारे साथ 22,850 के आसपास। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट महिंद्रा लाइफ स्पेसेस निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल 9% की शानदार तेजी इस स्टॉक पे दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी महिंद्रा लाइफ पर? जो महिंद्रा लाइफ का स्पेस, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम का भी फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें आने वाले समय में भी यहाँ पर तेजी दिखाई दे सकती है। करंट लेवल से ये स्टॉक 355 तक के लेवल्स के स्तर को छू सकता है, वाइल ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट निकल कर नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 329 से लेकर 325 के जोन के आसपास। तो ये नजरिया महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 9% की शानदार तेजी रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक पर दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 10